दोस्तों आज है 9 अक्टूबर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी जो पर्टिकुलर न्यूज है, बिहार के अंदर से एक घिनौनी हरकत निकल कर आई पुलिस की, ये भी आज ही के न्यूज़पेपर में कवर की गई है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ओवरव्यू है आज का डिस्कशन का, ताकि चीजों को आप लोग समझ पाओ। मतलब पुलिस इतनी कुकर्म कर सकती है, ये वो भी पब्लिकली दिन दहाड़े। मतलब सोचकर आप लोग हैरान हो जाओगे। और जब मैंने ये वीडियो देखी, मतलब मैं सरप्राइज था कि इंसान चोरी छुपे चोरी करता है, छुपाकर चोरी करता है। ये पब्लिकली इन्होंने ऐसी हरकत की है। मतलब अभी बात करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में भी। एक एथिकल मुद्दा यहां पर निकल कर आता है। आज का डिस्कशन जो है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कुछ तो आप लोगों का रिवीजन भी कराते हुए नजर आएंगे। जैसे यहां पर सेंसस के बारे में बात की जा रही है, इसी से रिलेटेड यहां पर ये है बेसिकली कास्ट सेंसस, तो दोनों को कंबाइन करेंगे। कास्ट सर्वे क्या क्या मुद्दा है, और कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जो कि आप लोगों को आंसर राइटिंग में फायदा पहुंचाएंगे, और प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करवाएंगे। ठीक है, ये एक डिफरेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे देश के अंदर में जो रेलवे नेटवर्क है वो कैसा है, कहीं चौड़ा है, कहीं पर नेड़ा है, कहीं ब्रॉड गेज है, कहीं पर स्टैंडर्ड गेज है, आखिर क्या है ये सारे गेज, तो सब डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा देश जो है वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, ये भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। आप लोग ये बताइए, सबसे पहले हमारे देश में ट्रेन जो है वो कहां पर स्टार्ट की गई थी। देखता हूं कौन इसके बारे में बताता है, तो इससे जानने को मिलेगा कि आप लोग जो है बेसिकली हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है, इसी के साथ में जो अभी रिसेंटली इजराइल के अंदर में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और कितने सारे लोगों की यहां पर जान चली गई है, अभी इससे रिलेटेड ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हो। क्योंकि आज के डेट में ये एक ऐसा मुद्दा है कि हमारे देश के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों को डालता हुआ नजर आएगा। तो हमारे देश के ऊपर कैसे इंपैक्ट डालेगा, तो वो चीज यहां पर डायरेक्ट समझने वाली है। क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारा इससे क्या रिलेशन है, तो अभी आप लोगों को इसके अंदर में 4 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि डायरेक्ट आप लोग समझ पाओगे कि हमारे ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि लड़ाई अभी चल रही है, पुरानी है, तो ये डेटा पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट न रहे। न्यूज क्लिक वाला वही आर्टिकल फिर से, कि यहां पर चाइनीज फंड लेने के चलते उनके ऊपर आरोप लगाया गया, पर लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए, तो इसके चलते यहां पर बोला गया कि सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है चीजों का, तो वो गलत बात है। आरबीआई से रिलेटेड यहां पर ये आर्टिकल है, ये इंटरेस्टिंग है, स्टैटिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, तो काफी कुछ आप लोग यहां पर समझ पाओगे। नेक्स्ट पेज पे जब आप लोग जाओगे, यहां पर ये सिक्किम फ्लड वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको अभी आप लोगों को 5 अक्टूबर को डिस्कस किया था काफी तसल्ली में। आप लोग देखते हैं किस तरीके से यहां पर जो ग्लेशियर वो है वो फटा था यहां पर, और उसकी वजह से कितने सारे लोगों की हमारे देश के अंदर में जान गई थी। बहुत ही खतरनाक लेवल की सिचुएशन देखने को मिली थी। जो ग्लेशियर लेक है उसका आउटबर्स्ट यहां पर देखने को मिला था, उससे काफी लार्ज स्केल पर पानी आया, फिर ये पानी नीचे को गया और नीचे चलकर यहां पर डैम के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ा, फिर वो डैम टूटा, और इसकी वजह से इवन हमारे आर्मी के कई सारे जवान जो हैं वो भी यहां पर इसमें बहते हुए नजर आए, और लोकल लोगों की भी काफी लार्ज स्केल पर जान गई। तो इसलिए बोला गया कि लोकल लोगों को किस तरीके से अर्ली वार्निंग देनी चाहिए, कैसे लोकल लोगों की ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसे इंफॉर्मेशन यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी वनरेबिलिटी है, काफी सारे लोगों की जान जाती है। तो मोस्ट डेंजरस थिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी खासकर हिमालयन रीजन में। तो किस तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं हिमालयन रीजन में, या फिर इंडिया, चाइना, नेपाल की अगर बात करें यहां पर आसपास वाले रीजन में, तो ये थ्रेट रहती है, क्योंकि बड़े बड़े डैम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ऐसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये कई सारे एरिया है जहां पर ये रेगुलरली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वही बातें यहां पर फिर से बताई गई है कि रीजन क्या था, तो वही आर्टिकल पूरा का पूरा है आप लोगों के सामने। तो इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी तसल्ली में 5 अक्टूबर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। 22 जवान जो है यहां पर मिसिंग चल रहे थे, कई अभी डेड बॉडी मिली है, तो उसके चलते काफी एक दुखद घटना भी यहां पर सामने निकल कर आई थी। ये साइड वाला आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे, ये एक साइबर अटैक के बारे में बात किया है, किस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक बेसिक आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी एक डिफरेंट सा आर्टिकल आप लोगों के सामने नजर आएगा। अब यहां पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। ये आर्टिकल जो है ये लोगों को हैरान करने वाला है। वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, अगर आप लोगों को देखनी होगी, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं बाद में कि सर वीडियो भी दिखा दिया करो। तो ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो है। दिन दहाड़े यहां पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने क्या किया, एक एक्सीडेंट हुआ रोड पर, और वो बॉडी जो है बिल्कुल कुचल गई वहां पर उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के अंदर में। तो इन्होंने इसको बहुत ही बुरी तरीके से इसको यहां पर रखा, और रखने के बाद में डंडे से इसको पलट दिया उसके अंदर में, पानी के अंदर में, जो एक यहां से एक नहर वगैरह यहां से जा रही थी। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर ये सारे आसपास में आप लोगों को लोग भी दिखेंगे। इधर जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं इस साइड में। ये दिन दहाड़े यहां पर ये काम किया गया है। तो यहां पर जब इनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो इन्होंने इसको ये बोला कि हम लोगों ने बॉडी को जो है वो विसर्जित कर दिया। विसर्जित करने का तरीका था ये, और विसर्जित करने के लिए आपको कहा किसने,
कम से कम उसकी शिनाख्त करो, आप लोग देखो कि किस परिवार की वो बॉडी है। तो दिन दहाड़े ये घिनौना हरकत जो है फिर इसको जस्टिफाई भी किया गया। कई सारे लोगों ने बोला कि वीडियो जो है वो गलत है, जबकि आप लोग देखोगे वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, उसकी ओरिजिनलिटी चेक की गई तो वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है। और यहां से ये मुजफ्फर पुलिस के द्वारा बिहार के अंदर में ये कुकर्म हरकत यहां पर की गई, जिसकी वजह से लोग जो है वो हैरान हो गए कि यार पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है। थोड़ा सा उसका पार्ट उठाया बॉडी का, उसको लेकर गए बेसिकली उसको चेक करने के लिए कि हाँ इसको चेक किया जाएगा, तो वो एक अलग से आप लोगों को चीजें यहां पर देखने को मिली। मतलब ये आप लोग समझ सकते हैं, ये ऐसी सिचुएशन यहां पर 8 अक्टूबर के दिन हमारे देश के अंदर में यहां पर देखने को मिली, जिसमें यहां पर साफ साफ पूरा दिन दहाड़े लोग खड़े हुए यहां पर देख रहे थे। तो चोरी छुपे की भी कोई बात नहीं थी, डायरेक्टली चीजें यहां पर सामने निकल कर आई। तो अभी यहां पर हालांकि सस्पेंड कर दिया गया, कहीं यहां पर कुछ को सस्पेंड कर दिया, कुछ को टर्मिनेट कर दिया गया। तो अभी चीजें देखते हैं आगे कैसे निकल कर आती है। पर लेकिन एक बहुत बड़ा एथिकल इशू नहीं बन जाता है कि हम लोग सोसाइटी में जो पुलिस होती है उनको किस तरीके से देखते हैं, और कई बार पुलिस जो है वो कैसी हरकतें करती है यहां पर नजर आती है। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि किस तरीके से आप लोग यहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हो और किस तरीके से यहां पर डील की जा रही है स्टेट के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के साथ में अपने आप को बेसिकली डील करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है यहां पर वो किसके अंदर में आता है, वो स्टेट के अंदर में आता है। आप लोगों को पता है 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन रखने वाला, इसीलिए पुलिस जो है वो स्टेट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। पर यहां पर पुलिस की जो ये क्रियाक्रम करने की तरकीब है वो यहां पर कहीं ना कहीं लोगों को जो है हादसे में डाल गई कि ऐसा कर कैसे सकते हैं। बाकी अगर वीडियो देखनी होगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये से लिख देना, मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आप लोगों की जो पीडीएफ है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 26 से लेके 7, 8, 9, 26 से लेकर मतलब 30 तक, और फिर 2 अक्टूबर तक आप लोगों की सारी पीडीएफ आ चुकी है यहाँ पर। तो इनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में प्रिंटेबल फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी दूसरे जो नोट्स रहते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल ही जाएंगे, उसको लेकर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो सारे नोट्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो सब्जेक्ट वाइज उसको आप लोग यहां से देख लेना, ठीक है। दोनों टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एक भी रुपया आप लोगों को इनके लिए पेमेंट नहीं करना है, और 100% सारा करंट अफेयर आप लोगों को यहां से आप लोगों का कवर होता आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आसानी से सर्च भी कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए भी इसको, ओके। बाकी एक और आर्टिकल है यहाँ पर, ये फ्रंट पेज पर ही है, जब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये कवर हो ही जाएगा। इंडिया जो बेसिकली हमारे देश के द्वारा अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला गया है कि लोगों से कांटेक्ट में रहे एम्बेसी के, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ग्रेव होती है वहां पर नजर आ रही है। 600 के करीब जो है हमास के अटैक में मारे गए और लगभग 370 के करीब यहां पर इजराइल ने भी लपेट दिए पैलेस्तीन के, जिसकी वजह से खतरनाक सिचुएशन ग्राउंड पर हो गई है। तो बहुत ही दुखद घटना है ग्राउंड लेवल पर अगर जाकर यहां पर देखा जाएगा तो, ठीक है। बाकी यहां पर अभी ये एक डिफरेंट तरीके से आप लोगों को देखने को मिला, काफी लंबे समय से आर्टिकल 370 जब से चेंज किया गया तो इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो अभी यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। तो यहां पर 26 में से लगभग 22 के करीब जो सीट है वो जो नेशनल जो यहां पर जो कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस जो है बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, उसके द्वारा यहां पर ये पार्टी जीत ली, ये बेसिकली सीट जीत ली गई है। और बीजेपी को यहां पर मिली है 2 सीट, जिसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आया कि यहां पर किस तरीके से अपोजिशन जो है वो अपना पैर जमा रही है। तो उसकी वजह से ये आर्टिकल है, तो बाकी इसके बारे में भी आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आज की इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि आप लोगों के दिन को सही डायरेक्शन देगी और आप लोगों की लाइफ को एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में भी हेल्प करेगी। बोला गया कि औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। आप लोगों ने एक पर्टिकुलर कहावत मेरे मुंह से कई बार सुनी होगी कि दूसरों के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हैं, अगर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर आप लोगों को दौड़ना पड़ेगा, दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग दौड़ नहीं सकते। तो जिंदगी में 99% जो है आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है, 1% किसी की हेल्प लेनी है, वो भी तब लेनी है जब आप लोगों को लगे कि काम नहीं चल रहा है। अगर कोई इंसान ऐसी आदत में है कि जरा सी जरूरत पड़ी किसी से हेल्प मांगने चला गया, वो इंसान इतनी दिक्कत में रहेगा कि वो कभी भी अपने आप को एक प्रोडक्टिव लाइफ नहीं दे पाएगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप लोग इस चीज को बैलेंस बनाकर चलें कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। अगर जितना जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे। जिस दिन उसने इंसान ने उसको आप लोग की सपोर्ट करने से मना कर दिया, और हो सकता है ऐसे टाइम पर करे जब आप लोग सोचो भी ना, तो आप लोग जो है अपने आप को उबार नहीं पाओगे। आप लोग खुद देख लो, हम लोग जीपीएस सिस्टम फॉलो किया करते थे काफी लंबे समय से, अपना खुद का नाविक लेके आगे, ठीक है। आप लोग खुद देखो यहाँ पर, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर ये लोग जो ना सपोर्ट खींच लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करो।
काफी अच्छा लगा। संडे के दिन भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 1000 से ज्यादा लोगों ने डायरेक्ट यहां पर कमेंट किया और इसी के साथ में जो लोगों ने अपनी सपोर्ट दिखाई यहां पर, वो भी यहां पर लगभग 5000 के करीब थे। तो संडे के दिन भी इतना अच्छा सपोर्ट है। देखो संडे बहुत सारे लोग ना छुट्टी मार लेते हैं, पर लेकिन जो इंसान अपने टारगेट को लेकर एक तरीके से अडिग है कि नहीं यार अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं और संडे के दिन भी वो पीछे नहीं हट रहा है, तो आप लोग यूनिक हो गए हो। 99% लोगों को आप लोग पीछे छोड़ चुके हो, आप लोग 1% की कैटेगरी में आ चुके हो, क्योंकि 99% लोग जो हैं वो इसमें फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि डेली पार्टिसिपेट करो और बताओ कि 5 में से कितने नंबर आप लोग के आए हैं। और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस इंसान के 5 में से 5 आते हैं ना, उसको अप्रिशिएट किया करो, क्योंकि आप लोग खुद करके देखोगे तो पता चलेगा कि लिखने में दिखने में आसान लग रही है चीजें, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, प्लान बनाना, एक्सरसाइज करना, पर कोई सा ना कोई सा पॉइंट आप लोगों का रेगुलर छूटता हुआ नजर आएगा। जिस दिन आप लोगों का पूरा हो जाया करे उस दिन अपने आप को शीशे में देखकर अपनी खुद की पीठ थपथपाया करो, क्योंकि 1% लोगों में आप लोग आकर बैठ गए हो। और इसी तरीके से कोशिश किया करो, किसी दिन नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेने का, अगले दिन फिर नया सूरज निकलेगा, फिर बाहर आएगी, फिर से हम हथियार उठाएंगे और फिर से अपने काम पर लग जाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, पर कोशिश करनी है कि 5 नंबर तो आप लोगों को लेकर यहां पर आने आने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, इनको अभी एक अवार्ड भी मिला है, तो देखता हूं कौन इनके बारे में बता पाता है। ठीक है, आज का इंपॉर्टेंट डे क्या है? इंपॉर्टेंट डे यहां पर 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पोस्टल डे। तो वर्ल्ड पोस्टल डे जो है ये आप लोगों को याद है, चिट्ठी आई है, तो पहले चिट्ठी चला करती थी, उसके बाद में कबूतर जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो चिट्ठियां एक ऐसा दौर था कि पोस्टल सिस्टम काफी बड़ा रोल प्ले किया करता था, पर लेकिन जब से फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ये सारी चीजें इन्होंने सब चीजों को साइड में रख दिया है, तब से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये जो डे है ये बस एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए। तो टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर द सेफ एंड द कनेक्टिंग फ्यूचर, ये यहां पर इसकी थीम रखी गई है 2023 की। ठीक है, तो इसको आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, इसके बारे में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार थीम वगैरह वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ओके, एक छोटी सी बात और यहां पर, एक रिव्यू ऑफिसर का फॉर्म बेसिकली मुझे लग रहा है शायद आ रहा है कोई, तो उसके चलते कई सारे बच्चे जो है कह रहे हैं कि सर इसका कोर्स जो है वो लेकर आओ, क्योंकि रिव्यू ऑफिसर जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट पेपर होता है, ये स्टेट का पेपर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये देखने को मिलेगी, इसको दूसरे स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्टेट पीसेस के लिए कई सारे बच्चे यहां पर बोल रहे हैं कि सर उसके लिए कोर्स लेकर आओ रिव्यू ऑफिसर के लिए। तो आप लोग क्या लगता है कि इसके लिए ऐसा कुछ किया जा सकता है? इवन कई सारे टीचर ने भी मुझसे बोला कि सर ये एक ऐसा पेपर है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, जो खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बैक एंड सपोर्ट हो जाता है। तो ये काफी एक अच्छा पेपर है यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चे जो है इसके इच्छुक भी रहते हैं। तो आप लोग क्या लगता है कि इसका फॉर्म आ रहा है बेसिकली आज या कल में, कल मतलब इसका नोटिफिकेशन आई थिंक छोटा सा, आज फॉर्म आ रहा है, तो क्या लगता है कि इसका कोर्स जो है वो लेकर आना चाहिए? अगर यस लिखोगे तो इसके बारे में सोचा जाएगा, और कितने बच्चे इसको लेकर इंटरेस्टेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो वो हैं जो कि ऑलरेडी ईपीएफओ का कोर्स लिए हुए हैं और यूपीएससी का कोर्स लिए हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि सर हाँ इसका भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे मेल और मैसेज भी इसके मिले हैं। ठीक है, तो इसको लेकर अगर आप लोग रियलिटी में अगर लग रहा है तो देखिए टीम तो है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, टीम बहुत शानदार है, वो आप लोगों को इतने शानदार तरीके से लेकर चलेंगे कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, और इसके लिए अलग से टीम बेसिकली कॉन्टेक्ट कर रहे हैं मेरे पास में। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, अगर आप लोग इसको लेकर सीरियस हो पेपर को लेकर, और ये हर एक बच्चा दे सकता है किसी भी स्टेट का, और रिव्यू ऑफिसर वो एक बहुत ही एक रेप्यूटेड पोस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो रियलिटी में अगर आप लोगों को लगता है तो बताना जरूर, इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर डिसीजन लिया जाएगा। अगर येस बोलोगे तो सही है, और अगर नो बोलोगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप लोग की रिक्वायरमेंट के ऊपर यहां पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की रीढ़ की हड्डी आप लोग बोल सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कुछ भी करता है तो उसका पूरा इंपैक्ट जो है पूरे देश के ऊपर पड़ता है। तो अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग थी वो यहां पर देखने को मिली, और उसके चलते यहां पर डेटा प्रस्तुत किया गया। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पहले भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, जैसे कि अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर में बात करें, बैंक रेट, ओपन मार्केट, इन सब के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना आप लोगों से यहां पर 2017 में यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। अभी यहां पर क्या है कि यहां पर अगर बात करें जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो मेजर रिस्क बताए जा रहे हैं यहां पर कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। तो 6 मेंबर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यहां पर, उसके द्वारा यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिसाइड किया है कि जो की इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा जाए, यानी कि वो जैसा का जैसा है उसको ऐसा का ऐसा ही रखा जाए, उसके अंदर में कोई भी चेंज यहां पर न लेकर आ जाए। क्योंकि देखो क्या होता है,
आप लोग जब एक ऐसी पोजीशन में ना हो ना कि आप लोग किसी अच्छी पोजीशन में ना हो, तो उस टाइम पर ये रहता है कि कम से कम एटलीस्ट बैलेंस बनाकर रखो, ना आगे जाओ ना पीछे जाओ, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट मैं आप लोगों को जो कि स्टैटिक है वो बताऊंगा, पहले आर्टिकल में देख लेते हैं क्या क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको आप लोग एमपीसी बोलते हो, यहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम रखा गया, क्योंकि इनका बेसिक पर्पज क्या है कि कैसे बैलेंस बना जाए ग्रोथ के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में। ये काफी बड़ा कंसर्न आप लोगों को देखने को मिलता है, एक साइड में ग्रोथ है, दूसरी साइड में इन्फ्लेशन है, तो यहां पर दोनों पैटर्न में किस तरीके से लेकर चला जाए। अगर लोगों के हाथ में पैसा आ गया बहुत ज्यादा, तो यहां पर ग्रोथ तो बढ़ेगी कि हाँ वो कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, पर लेकिन सामान अगर मार्केट में नहीं होगा तो उसकी वजह से वो सामान महंगा भी होगा, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत बड़ा टास्क ये रहता है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज किया जाए। तो इसी के चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो इन्फ्लेमेटरी जो बेसिकली यहां पर ट्रेंड है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि क्वार्टर जो फर्स्ट था यहां पर उसमें 4.63 था ये, अभी अगर रिसेंटली आप लोग देखोगे 7.44 हो गया है यहां पर, ये काफी बड़ी बात है यहां पर। और अभी रिसेंटली अगर देखोगे तो 6.83 जुलाई अगस्त में आप लोगों को देखने को मिला यहां पर। तो यानी कि यहां पर जुलाई अगस्त में ये इतना पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि 7.44 और 6.83। तो ये काफी बड़ा डेटा है। जबकि टारगेट क्या है, अगर आप लोग बात करें यहां पर, टारगेट ये कि 4 ± 2 होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से। तो 6 के बाहर इन्फ्लेशन चल रहा है, तो ये एक गलत तरीका है यहां पर, कहीं ना कहीं जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है चीजें। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यहां पर चीजें जो हैं वो एक कंट्रोल करने के लिए अपना जो टारगेट है उसको अनचेंज रखा गया। हालांकि जो यहां पर इनके द्वारा, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो रिवाइज कर दिया गया है। पहले 6.2 था, अभी 6.4 कर दिया गया। क्यों बढ़ाया गया ये इन्फ्लेशन, क्यों? क्योंकि एलपीजी के सिलेंडर और वेजिटेबल कॉस्ट को बारे में बात की जा रही है। अभी आप लोगों को पता है सरकार ने छूट दे दी, एलपीजी के जो सब्सिडी दी गई 200 से 300 कर दी, और वेजिटेबल का कॉस्ट प्राइस जो है ये डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा फ्यूचर में, जो कि अभी आप लोगों को कभी टमाटर के भाव तो कभी प्याज के भाव ये ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काफी बड़ा रीजन है। और फिलहाल अभी तो ये बातें की नहीं गई है, जैसे कि इजराइल वाला मुद्दा अभी देखने को मिला, वो ह्यूज इंपैक्ट डालेगा आने वाले टाइम में। हालांकि अगर लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रहता है बेसिकली आरबीआई के हाथ में। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं, ताकि मार्केट में पैसा लाया जा सके और पैसा निकाला जा सके। इसका मतलब कैसे, मान लीजिए मेरे पास में जो है आज की डेट में, मेरे पास में आज की डेट मान लीजिए 10,000 रुपए हैं, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि किसके पास में पर्टिकुलर, नहीं ऐसे नहीं लेते हैं, थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको उसी तरीके से लेते हैं जैसे है बेसिकली, क्योंकि मैं उसको जिस तरीके से समझाना चाह रहा हूं वो सेट नहीं बैठ रहा। उदाहरण ऐसा जैसे कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, एक टोकन होता है, जैसे आप लोग दुकान पे जाते हैं ना, गोलगप्पे की टोकन दे दो भैया, तो ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पर्चा है, टोकन है, वो क्या करते हैं मार्केट में लोगों को बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, क्योंकि वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाता है लोगों के लिए। तो जैसे ही वो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का काम करेगा तो लोग उसको खरीदेंगे, तो एक तरीके से तो पैसा जो होगा आरबीआई के हाथ में जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आरबीआई मार्केट में से लिक्विडिटी खींच रहा है, पर इसका अपोजिट करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो एक तरीके से आरबीआई क्या करे, बेसिकली आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना स्टार्ट कर दे लोगों से, तो लोगों को पैसा देना स्टार्ट कर देगा, तो मार्केट में क्या आएगा, लिक्विडिटी हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो रिस्क यहां पर अभी देखने को मिल रहा है, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इसी के चलते अभी चीजों को फिक्स रखा गया, क्योंकि अभी चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। और डेटा के बारे में बात करें तो एनएसओ ने भी यहां पर डेटा भी बताया किस तरीके से चीजें आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जीडीपी के बारे में, मॉनसून ग्रोथ के बारे में, क्योंकि अभी इनडेफिनेट रिस्क है। जैसे मॉनसून का इनकंसिस्टेंस, लानीना एनिला वाला पैटर्न मैंने आप लोगों को समझाया था, वो डायरेक्ट इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो यहां पर कई सारे चैलेंज और देखने को मिलेंगे। अभी प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ है हमारी 6.5 बताई जा रही है जीडीपी के लिए, तो आने वाले टाइम में देखते हैं किस तरीके की चीजें लेकर चलती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो काफी बड़ी बात है। और एक्सटर्नल वनरेबिलिटीज, जैसे अभी मैंने बताया, अभी रसिया और यूक्रेन की हम लोग देख ही रहे थे, अभी यहां पर आप लोग देखने को मिला इजराइल और पैलेस्तीन का मुद्दा निकल कर आ गया, तो बहुत ही बड़ी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इन्फ्लेशन जो ऐसा नहीं कि हमारे ही ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसकी वजह से रुपी जो वीक हो रहा है उसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती है, क्योंकि ज्यादा पैसा हम लोग को देना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये समझने वाले हैं। जब आप लोग इनको समझोगे तो कई सारे फंडे आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे, ठीक है। तो बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, कल को अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कुछ स्टैटिक पोर्शन में मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आखिर निकल कर कहां से आती है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है यहां पर, जिसके थ्रू यहां पर इसको बनाया गया, जिससे कि यहां पर चीजों को कंट्रोल किया जा सके। 2016 में ओरिजिन किया गया सेक्शन 45ZB से, इसको अमेंड किया गया 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का। 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहां पर बनाई गई। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से आप लोग यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बेसिकली यहां पर एक इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं। तो ये डिसीजन दिया गया इसको कि आप लोगों को इन्फ्लेशन को टारगेट करना है।
कंपोजिशन 6 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है उसके गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं, डिप्टी गवर्नर रहते हैं। इसी के साथ में बैंक के नॉमिनेटेड सेंट्रल बोर्ड के जो मेंबर देखने को मिलेंगे और 3 लोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर बेसिकली लेकर आएगी। तो 6 लोगों की एक कमेटी आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि डिसाइड करती है कैसे कैसे चीजें चलनी है यहां पर, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं यहां पर। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं बेसिक रेपो रेट हो गया, ये बेसिकली स्टैंडिंग जो डिपॉजिट फैसिलिटी हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। ये सारी की सारी चीजें जो है ये बैंक डिसाइड करता है कि मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए, कितना आना चाहिए। इसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैंने यहां पर डिस्कस किया अभी आप लोगों से, ठीक है। तो ये सारे टूल हैं गवर्नमेंट के पास में, नहीं आरबीआई के पास में, बेसिकली कैसे चीजों के साथ में डील करना है, कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और इसी से क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया कि यहां पर अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी जो यहां पर रहती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। तो यहां पर बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ये पब्लिक डेट और पब्लिक रिवेन्यू तो यहां पर डिस्कस नहीं किया। आप लोगों ने देखा कभी पब्लिक डेट और पब्लिक रिवेन्यू यहां पर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कि कौन कौन से यहां पर टूल है आरबीआई के पास में। तो आंसर क्या हो गया, आप लोग का डायरेक्ट आंसर निकल कर आता है यहां पर कि आंसर क्या हो गया, आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं। और ये क्या था, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है डिसाइड करती है बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट। पहला स्टेटमेंट ये बोला गया। दूसरा, इसके अंदर में 12 मेंबर है, 12 है या फिर 6 है, गलत हो गया। अगर दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई तो ये दोनों गए आपस में। पहला तो सही है एक तरीके से। फंक्शन करती है किसके अंदर, फाइनेंस कमीशन के, फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर में। अभी क्या बोला, आरबीआई के गवर्नर के अंडर में ये फंक्शन करती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो आंसर ए हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए अगर पास्ट में आप लोग देखोगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन भी हो गई, इसी के साथ में बैकग्राउंड स्टैटिक पोर्शन भी हो गया। तो टॉपिक को कवर ऐसे करिए ताकि क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में न छूटे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब क्लैरिटी आ गई होगी। एक छोटी सी बात, जो अभी रिसेंटली आज तक जिसने कोई आंसर नहीं लिखा है, आपको अभी इमीडिएटली आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट ये करना है कि जो आंसर यहां पर बच्चे पोस्ट कर रहे हैं उनका आंसर आप लोग देखिए, जो मॉडल आंसर यहां पर टीम पोस्ट कर रही है उनका आंसर देखिए, और उसको देखकर आप लोग लिखने की कोशिश करिए, ना कि अपना खुद से लिखना है। उन्हें कहते बच्चे आप लोगों ने देखा होगा पहले से ए लिखना है तो उसके ऊपर ए लिखने की बात की जाती थी, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर अभी सीखना है चीजों को, इसके बाद में आप लोग चीजों को करना स्टार्ट कर दोगे। तो इनिशियल फेज में जस्ट अभी वेट एंड वॉच में और देख देख कर लिखो, फिर आप लोग देखना जो बच्चे ऑलरेडी रेगुलर लिख रहे हैं तो एक किस तरीके से वो लिख रहे हैं, और आप लोग जो डेमो आंसर आप लोगों को मिलता है मॉडल आंसर, फिर उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को पता ही है, यहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए, क्योंकि एक बच्चा जो है मैं देख रहा था इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट, यहां पर वो टीचर बोल रहे हैं कि सर इतनी कॉल कर दी जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि परेशान मत हुआ करो, और जो नंबर आप लोगों का कस्टमर केयर नंबर है दूसरे वाला, वहां पर नहीं भेजना है यार, इस वाले नंबर पर भेजना है। उस टीम को भी परेशान करते हो, ये यहां पर फिर वो यहां फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें और टाइम लगता है, तो ये नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। और बाकी टेस्ट सीरीज जो है अच्छे से अटेम्प्ट करो। अच्छा लगा जब कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि काफी पास आ रहा है चीजें, तो टेस्ट सीरीज अब आप लोगों की लगनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उसको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है और एनालिसिस करना है एक एक टेस्ट का अच्छे से। इसराइल के अंदर में जो अभी रिसेंटली कंडीशन बनी हुई है, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया था। तो कई सारे बच्चों ने कुछ कमेंट किए कि सर ये जो वॉर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा तो कोई रिलेशन इसके साथ में है ही नहीं है, आखिर हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में वो चीजें भी आप लोगों के डाउट को क्लियर करती हुई नजर आएंगी। पहले मैं आप लोगों को वही बता देता हूं कि इंडिया का रिलेशन इसके साथ में डायरेक्टली नहीं है, पर लेकिन इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट, यानी कि हमारे प्यारे देश भारत के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग दुनिया भर से ऑयल प्राइस एक तरीके से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम लोग ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, और वहां पर अगर लड़ाई होती है उस पर्टिकुलर रीजन में तो ऑयल का प्राइस जो है वो आप लोग को बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि हम लोग को अब वही सेम तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश के जो लोग हैं, जो सिटीजन है, जो हमारा डायस्पोरा है, वो काफी लार्ज स्केल पर इन देशों के अंदर में रहता है। तो हमारे देश का डायस्पोरा यानी कि हमारे लोग, तो हमारे लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो हमारे देश के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो हमारे जो डायस्पोरा है जो कि हमें बहुत सारा रेमिटेंस भेजता है, जो कि हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताने चाह रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इंडिया मिडिल ईस्ट जो बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये कहां से होता जा रहा था, ये इंडिया से होता हुआ, यानी कि भारत से होता हुआ, ये यूरोप से होता हुआ, ये यहां से इधर से होता हुआ इजराइल से, और यूरोप के अंदर में एंट्री कर रहा था।
तो ये पर्टिकुलर जो सौदा था, अभी मुसौदा था, ये अभी ठंडे बस्ते में पड़ता हुआ नजर आएगा। और मैंने ये बताया था कि चाइना को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा, तो ये हमारे ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हो गया इसका। पॉइंट नंबर 4 अगर आप लोग यहां पर काउंट करोगे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका नाम है I2U2। I2U2 की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, देखता हूं किस किस को याद है अभी फिलहाल के टाइम पर I2U2। I2U2 में आप लोग को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग UAE बोलते हो, ठीक है। और I2U2 में आप लोग को इजराइल भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर जब मुस्लिम कंट्री के ऊपर इस तरीके से इजराइल जो है वो यहां पर उनको खत्म करने के बारे में उसको यहां पर इस तरीके से अटैक करेगा, तो फिर इनके दोनों के संबंध बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और इंडिया, इजराइल, USA और इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 4 देशों का समूह है यहां पर, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा आने वाले टाइम पे। तो यानी कि जो हम लोग जिसके लिए अभी G20 में हम लोग सक्सेस की बात कर रहे थे काफी बड़ी बड़ी, कि हाँ यार ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है, ये अभी ये पर्टिकुलर जो रास्ता है यहां पर ये जा रहा है, इंडिया को काफी अच्छे से कनेक्ट करेगा, तो अभी ये बातें सामने निकल कर आ रही कि क्या अभी ये रास्ता जो है वो आगे चल पाएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इसका चाइना को बहुत ज्यादा फायदा यहां पर नजर आएगा अगर ये चीजें और ज्यादा एक तरीके से ग्रेविटी में आगे बढ़ती है। अभी यहां पर अगर बात करें इजराइल के ऊपर जो इस तरीके से अटैक किया गया, ये ऐसा नहीं था कि ये रैंडमाइज हो गया एकदम। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएसए ने क्या किया यहां पर, उसने बोला सऊदी अरेबिया को मैं तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराऊंगा अगर तुम यहां पर पैलेस्तीन के अंदर में जो भी चीजें चल रही हैं उससे अपना मुंह फेर लो। सऊदी अरेबिया ने बोला ठीक है, इन्होंने बोला ठीक है हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो ईरान के लिए खतरा हो गया कि कल को चल के ईरान अगर कुछ भी करता है जरा सा भी सऊदी अरेबिया के खिलाफ, तो तुरंत जो है यहां पर यूएसए उसके सामने खड़ा मिलेगा। यानी कि वही बात है कि देवसेना कौन होगी, सऊदी अरेबिया, यूएसए कौन हो गया, बाहुबली। तो देवसेना यानी कि सऊदी अरेबिया को हाथ लगाया तो बाहुबली यानी कि यूएसए की तलवार को हाथ लगा लिया। तो ईरान को यह लगने लगा कि ईरान एक बेसिकली शिया कम्युनिटी वाला देश है, सऊदी अरेबिया सुन्नी कम्युनिटी वाला देश है, दोनों के बीच में रस्साकसी रहती है पहले से ही, जहां भी देखने को मिलेंगे एक दूसरे के सामने खड़े मिलते हैं आप लोग यहां पर। हालांकि चाइना ने कोशिश की थी अभी दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की, पर लेकिन जैसे ये मुद्दा निकल कर आया इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यही देखने को मिली कि इससे पहले की एग्रीमेंट हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर इजराइल के ऊपर अटैक करवा दिया यहां पर, ठीक है। तो इजराइल के ऊपर अटैक कराने से यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर ये हो गया कि अब इसकी चांसेस कम हो जाएंगे कि यूएसए के साथ में एग्रीमेंट करेगा सऊदी अरेबिया। रीजन क्या है, रीजन सीधा सीधा यहां पर ये हो जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का रहनुमा जो सऊदी अरेबिया अपने आप को बताता है, यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी मारी जा रही है और सऊदी अरेबिया चुप बैठा हुआ है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर में। तो इसके चलते उन्होंने यहां पर देखा कि यार ये तो बिल्कुल गलत बात देखने को मिलेगी, तो ये काफी बड़ी एक चीज, एक सिचुएशन यहां पर खराब करती है यहां पर नजर आएगी। तो ईरान जो है वो चाह नहीं रहा है कि इस तरीके की डील हो, क्योंकि ईरान के ऊपर यूएसए ऑलरेडी दुनिया भर के प्रतिबंध लगा चुका है, ठीक है। यहां पर आप लोगों को पता है ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से बराक ओबामा टाइम पर वो डील साइन की गई थी, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही झटके में उस डील को उखाड़कर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर ईरान की जो है इसके इजराइल के साथ में बनती नहीं है। तो यहां पर वो भी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है कि इजराइल का ये वैसे ही दुश्मन बना रहता है, हमेशा आमने सामने खड़े मिलेंगे। ये इजराइल और ईरान को छोड़ दो तो वो एक दूसरे को खत्म करने के बारे में सोचे इमीडिएटली। तो ये जो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इश्यू है, तो यहां से ये सारा माहौल आप लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी यहां पर कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि रसिया ने यहां पर इसको भड़काने की कोशिश की है ईरान के थ्रू। क्यों? क्योंकि रसिया चाह रहा है कि तब से यहां पर ये हमारे पीछे पड़े हुए यूक्रेन को लेकर 2 साल से शांति में नहीं बैठ रहे हैं, इनको एक नया एरिया दो लड़ने के लिए कि लो तुम यहां पर अपना लाइफ को एंजॉय करो। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर जो रिसेंटली अभी ऑपरेशन चलाया गया यहां पर किसके द्वारा, ये हमास के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। हमास क्या है, हमास मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि गाजा स्ट्रिप में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो इसको हमास बोला जाता है। तो जो पर्टिकुलर हमास ग्रुप है यहां पर, ये यहां पर क्या किया, इसने अटैक किया यहां पर इजराइल के ऊपर में यहां पर। तो ये पर्टिकुलर हमास ग्रुप की करती धरती यहां पर एक ऑपरेशन के थ्रू निकल कर आई। इस ऑपरेशन का नाम जो है इनको इन्होंने तूफान अल अस्क का नाम दिया गया यहां पर, जो कि मस्जिद के नाम पर है, ठीक है। इसको अल अस्क फ्लड भी बोला गया। तो दोनों अगर आप लोगों को देखने को मिले, दोनों एक ही ऑपरेशन के नाम है। इसके साथ में यहां पर बात की जा रही है एक पुराने टाइम की जिसको बोला गया है योम किपुर वॉर, उसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि ये जो वॉर थी काफी पुरानी है, ये कहीं ना कहीं ज्यादा कंक्लूड चीजों को नहीं कर पाई, पर फिर भी इजराइल ने कोशिश की थी कि लैंड फॉर पीस फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया जा सके इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के बाद में, कि चीजें थोड़ी नॉर्मल रहे। पर लेकिन आज जिस तरीके से सिचुएशन आप लोग देखोगे, यहां से लेके जो ये पैलेस्तीन हुआ करता था और यहां पर आकर जहां पर आज के दिन में खड़ा हुआ है, तो इसका अस्तित्व जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और जैसी रिएक्शन अभी देखने को मिली, ये वाला बच्चा कुच्चा जो अस्तित्व है वो भी आप लोगों को भी यहां पर ढलता हुआ नजर आएगा।
यानी कि अब यहां पर कंप्लीटली चीजें खत्म होती न जाएगी, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर रीजन है वेस्ट बैंक जिसको आप लोग बोलते थे, ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर रीजन यहां पर देश का पार्ट था, ये यहां से लोग आकर यहां पर बसे थे अपनी जान बचा बचाकर, जिस तरीके से इजराइल फोर्स जो है वो यहां पर इनको यहां से हटा रही थी। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें ये मुश्किल हो जाएगा कि यार हम लोग इजराइल के साथ में हैं, हम लोग पैलेस्तीन के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही सिचुएशन आप लोगों को यहां पर गलत देखने को मिलेगी। तो हमारे देश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हमको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू हम लोग ये चीजें देखें कि यहां पर हम लोग किसके साथ में। हालांकि अगर बात करें, एक बात आप लोग याद रखिएगा, इजराइल हमेशा हमारे साथ में हम लोग खड़ा मिलता है, तो इजराइल को एक अच्छा दोस्त आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो वो भी एक काफी एक तरीके से हम तो दोस्त के साथ में जाएंगे अगर वैसे आप लोग देखोगे, पर लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर लोगों की जान जाती है तो लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसमें भी एक बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी रिसेंटली एक बात की गई यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया गया था यहाँ पर, ताकि इस पर्टिकुलर रीजन में शांति बनाकर रखी जा सके। अब्राहम अकॉर्ड में कौन कौन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था, याद आ रहा है कुछ? उसमें आप लोगों को देखने को मिला था इजराइल के साथ में यूएई भी आप लोगों को वहां पर नजर आया था, और इवन उसके साथ में मोरक्को, ये बहरीन, ये सारे जिसके साथ में मिलकर काम कराया गया था। ये काम कराया गया था किसने? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिक्चरें खिंचाई थी कि हाँ भाई साहब मैं इस रीजन में शांति लेकर आऊंगा। तो ये सारी की सारी बातें अगर आप लोग देखोगे जो अब तक चली आ रही थी, ये अब कहीं ना कहीं एक साइड में होती नजर आएगी, क्योंकि रीजन ऐसा हो गया यहां पर कि अब एग्जिस्टेंस की बात आ गई, तो इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये यहां पर पूरा एक सिस्टम आप लोगों के सामने जो निकल कर आ रहा है। समझने वाली बात क्या होती है यहां पर, समझने वाली अगर आप लोग सीधा सीधा समझोगे तो एक सीधी सीधी बात यहां पर ये निकल कर आती है कि कहीं पर भी अगर लड़ाई होती है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट आप लोगों को अपने देश के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आज से नहीं चला आ रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से अगर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं वहां से चीजें निकल कर आती है, जबकि यहां पर लैंड ढूंढ रहे थे ज्यूज कम्युनिटी यहां पर, तब यहां पर बेसिकली 1945 में आप लोगों को बेसिकली यहां पर बोल सकते हो यहां से चीजें स्टार्ट हुई। यूएन ने रिकमेंड किया यहां पर पैलेस्तीन को जो बेसिकली स्प्लिट किया गया है 2 स्टेट में यहां पर उस टाइम पर 1947 में, और तब जाकर इजराइल का जो है वो यूएन के प्लान के बेसिस पर एग्जिस्टेंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। ये जो एक्सिस्टेंस निकल कर आया ये यूएन के अकॉर्डिंग निकल कर आया था, पर लेकिन किसी को पता नहीं था कि यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। दोनों के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई अपने अपने रीजन को लेकर यहां पर। इसके चलते यहां पर बहुत दिनों तक लड़ाइयां चलती रही। इवन 1967 में 6 दिन की वॉर चली, जिसमें इजराइल ने इनको बैठाकर पीटा सबको। ये सिचुएशन समझ सकते हैं। तो बहुत ही लंबा कॉन्फ्लिक्ट ये चला हुआ है, ऐसा नहीं कि आज ही आप लोग बोलोगे आज ही यहां पर आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है फर्स्ट टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी यहां पर ये हमास के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि हमास जो है वो एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा उसको देने की कोशिश की गई थी, पर लेकिन यूएन में वो चीजें पास नहीं हो पाई। तो ये यहां पर कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि इजराइल को रिप्लेस कर दिया जाए पैलेस्तीन से, और ये एक मिलिट्री ग्रुप के तरीके से यहां पर निकल कर आता है, पर लेकिन गाजा स्ट्रिप में सिमटा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहां पर काफी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, चारों तरफ से इसके ऊपर भी कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मुद्दा है। अभी हमारे देश के ऊपर क्या इंपैक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, उसको लेकर आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड भी करा दी है। अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि किस तरीके से हमारे देश के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें आप लोग देखते हो। क्या क्या चीजें यहां पर अब्राहम अकॉर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे सिचुएशन यहां पर आगे चलती है। तो ये सारी बेसिक नोट्स की फॉर्म में भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा, तो इसको आप लोग आसानी से देख लेना, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ट्रेन में यात्रा आप लोगों ने कभी ना कभी हर एक एसएलवी फैमिली मेंबर ने की होगी, यस या फिर नो। बताइए कोई ऐसा भी इसने ट्रेन में यात्रा नहीं की है? अगर नहीं की है तो नो लिखेगा। और आखिर कहां पर ऐसा रहते हो कि यार ट्रेन में यात्रा नहीं की है एक बार को मैं बोलूं कि एरोप्लेन में यात्रा नहीं की है तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, ट्रेन में यात्रा नहीं की है ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है। चलिए फिर भी बताइएगा जरूर अपना एक्सपीरियंस, अगर कोई अच्छा कोई फनी एक्सपीरियंस हो तो। अभी यहां पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि आप लोगों ने ट्रेन में यात्रा की है कि नहीं की है। नहीं, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि हमारे देश के अंदर में जो ट्रेन चलती है वो जो उसकी पटरी होती है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है जिस पर हमारे देश की मैक्सिमम ट्रेन आप लोगों को चलती हुई नजर आती है। तो इसके बारे में ये आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा। जैसे कि पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, तो यहां पर इसको लेकर कई बार डिबेट और डिस्कशन किए जाते हैं कि यार किस तरीके से क्या क्या सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। अच्छा आप लोग ये बताइए हमारे देश के अंदर में सबसे पहले जो ट्रेन है वो कहां पर स्टार्ट की गई थी, यानी कि किस पर्टिकुलर रीजन में हमारे देश में सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट हुई थी। याद रखना ये आप लोगों का हिस्ट्री का क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर कोई पूछे तो पहली ट्रेन देश के अंदर में ये कब स्टार्ट की गई थी, तो 16 अप्रैल को स्टार्ट की गई थी। कब? ये थी 1853।
1853 में कहां किस किस के बीच में यहां पर ये देखने को मिला था? तो ये याद रखना, ये मुंबई से थाने के बीच आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिली थी। मुंबई से थाने के बीच, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर में यहां पर ये ट्रेन चलाई गई थी। जो ट्रेन की जो जर्नी थी, जो डिस्टेंस थी, लगभग 34 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिली थी जब पहली बार देश के अंदर में ट्रेन चलाई गई थी। 34 ये जो पर्टिकुलर जो ट्रेन चली थी यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिली थी। जो यहां पर नाम बेसिकली दिए गए हैं 3 लोकोमोटिव जो इंजन हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल किया गया था, और उनके नाम भी रखे गए थे। एक का नाम रखा था साहिब, दूसरे का रखा था सिंध, और तीसरे का रखा था सुल्तान। तो साहिब, सिंध, सुल्तान, तो यहां पर 3 लोकोमोटिव जो यहां पर बेसिकली ये इनके नाम रखे गए थे, जिसके बेस पर यहां पर ये चीजें आगे बढ़ी थी इंडियन रेलवे के अंदर में। ठीक है, और आज के डेट में हमारा देश जो है ये आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर वन ऑफ द जो बड़ी जो देश है उनमें आप लोगों को अपना भी नाम नजर आएगा कि इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है आज की डेट में हमारे देश के अंदर में। पर लेकिन ये जो रेलवे नेटवर्क बना हुआ है ये किस पर्टिकुलर पटरी के ऊपर बना हुआ है? जैसे कि मतलब क्या हो गया बोलने का कि आप लोगों को यहाँ पर नैरो गेज देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पटरी के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो 610 आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये बेसिकली मिलीमीटर जो कि नैरो गेज में बात करते हैं। अब बात करते हैं, ये है नैरो गेज। ठीक है, नैरो गेज का एक और पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी के अंदर में, ये है 762 मिलीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर 2 फीट के करीब है, ये 2 फीट 6 इंच के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है मीटर गेज। मीटर गेज रहता है ये 100 मिलीमीटर के करीब रहता है, लगभग ये 3 फीट 3 इंच के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बोला जाए यहाँ पर, फिर एक निकल कर आता है स्टैंडर्ड गेज। जो स्टैंडर्ड गेज होता है ये होता है 1435 मिलीमीटर, यानी कि लगभग 4 फुट से ऊपर, यानी कि लगभग 4 फुट 8 इंच के करीब। और ये सारे के सारे नॉर्मली अगर इनको बोला जाए तो नैरो गेज के अंदर ही बोला जाता है। और अभी रिसेंटली जो हमारे देश के अंदर में मेट्रो ट्रेन चलती है वो याद रखना, ये आप लोग किससे पूछना भी कोई दोस्त अगर के बताओ मेट्रो ट्रेन कौन से पर चलती है, तो स्टैंडर्ड गेज के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलती हुई नजर आती है। पर लेकिन जब स्टार्टिंग में चीजें स्टार्ट की गई थी तो यहाँ पर ब्रॉड गेज के ऊपर चला करती थी। आखिर ब्रॉड गेज के ऊपर क्यों चला करती थी? तो उसका आंसर आप लोगों को यहां से कहीं ना कहीं आप लोगों को देखता हुआ मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप लोग देखोगे काफी लार्ज स्केल पर जो देश हैं, ठीक है, तो ब्रॉड ये स्टार्टिंग से ही ब्रॉड गेज फॉलो किया करते थे। ठीक है, हमारे देश के अंदर में खासकर अगर बात करें, कई सारे देशों के द्वारा इस चीजों को इंप्लीमेंट किया गया और आज की डेट में हम लोग उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, भले उन्होंने अपने यहाँ पर चेंज क्यों ना कर दिया। तो यहाँ पर जो ब्रॉड गेज है यहाँ पर ये 5 फुट 6 इंच का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये कई सारी कंट्री है जहां पर इसको फॉलो किया जाता है। स्टैंडर्ड गेज अभी हम लोगों ने फॉलो करना क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्री है, खासकर जो डेवलप देश हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा, तुर्की, इसी के साथ में पर्सिया, चाइना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं? ये स्टैंडर्ड गेज फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा जो आज के डेट में फॉलो किया जा रहा है वो स्टैंडर्ड गेज फॉलो किया जा रहा है। इसी के साथ में कैप गेज, ये डिस्टेंस के मीटर पर, मीटर गेज, वेरियस अदर गेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे देश के अंदर भी कई सारे सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग पैटर्न पर फॉलो किए जाते हैं। अभी यहां पर इसके ऊपर जब डिबेट डिस्कशन हुआ तो कई सारी बातें सामने निकल कर आई, आखिर कौन सा गेज जो है हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कब से यहां पर चीजें स्टार्ट हुई। हमारे देश के अंदर में मेट्रो मैन किसको बोलते हैं आप लोगों को पता है? मेट्रो मैन किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को बोला जाता है? तो ये तो आप लोगों को याद होगा, ई श्रीधरन सर जो है उनको मेट्रो मैन बोला जाता है और उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि स्टैंडर्ड गेज जो है वो फॉलो करना है। स्टैंडर्ड गेज क्यों फॉलो करना है? अगर ब्रॉड गेज के बारे में हम लोग बेसिकली कंपेयर करें तो इसके पीछे कई सारे रीजन उनके द्वारा दिए गए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उनके द्वारा ये बोला गया पॉइंट नंबर 1 की यूनिवर्सलिटी, यानी कि सबसे ज्यादा जो फॉलो किया जाता है वो स्टैंडर्ड गेज ही फॉलो किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि दुनिया भर में फॉलो कर रहे हैं और हम भी फॉलो कर लेते हैं क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है। अगर कहीं से हम लोग को अपने इंजन बनाकर लेकर आने, डब्बे बनाकर लेकर आने, तो आसान रहेगा खरीदने और बेचने में, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बोला गया वो बोला गया किसके बारे में? वो स्पेस का इफिशिएंसी यूटिलाइजेशन, यानी कि जो ब्रॉड गेज रहता है वो काफी बड़ा रहता है। पर लेकिन अगर बात करें हमारे देश के अंदर में, या तो हम लोग जमीन पर चला रहे हैं यानी कि ग्राउंड पर चला रहे हैं अपनी मेट्रो, या फिर हम लोग चला रहे हैं एलिवेटेड यानी कि ऊपर, जैसे आप लोगों को देखने को मिलते हैं जहां ऊपर उठा हुआ है, या फिर हम लोग अंडरग्राउंड चला रहे हैं तो अंडरग्राउंड भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये सारी की सारे जो सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इसमें इफिशिएंटली स्पेस का यूटिलाइजेशन होगा एज कंपेयर टू जो ब्रॉड गेज के मामले में। ठीक है, दूसरा तीसरे नंबर की जो बात होगी वो हो गया टेक्नोलॉजी और डिजाइन के बारे में। टेक्नोलॉजी और डिजाइन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पर पहले वाले पॉइंट में कि अगर हम लोग को मॉडर्न कोच जो है वो हम लोग को लेकर आने हैं तो मॉडर्न कोच जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे अगर दूसरी कंट्री से भी हम लोग लेकर अपने देश के अंदर में लेकर आ रहे हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट इसी के साथ में जब चीजें बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल रहती हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो चीजें बहुत कम है उसका ज्यादा कॉस्ट आप लोगों को पे करना पड़ सकता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है यहाँ पर, आराम से बेसिकली इसको आराम से चैलेंज जो है वो आप लोग यहाँ पर डील कर सकते हैं कहीं ना कहीं आसानी से। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर एक ही बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके बेसिस पर यहाँ पर ब्रॉड गेज जो है हमारे देश की मेट्रो के अंदर में इस्तेमाल किया जा रहा है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर इस आर्टिकल में मुझे देखने को मिला कि स्टेट जो है वो अपनी मेट्रो जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पैरामीटर पर उनको चलानी है। ये यहाँ पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर कुछ भी इंपोज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है और ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पैसा खर्च भी स्टेट ही करेगा वहां पर, तो उसके ऊपर कुछ भी बात ऐसी थोपी नहीं गई है कि यार तुमको यही वाला गेज इस्तेमाल करना है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिला इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें आप लोगों को लिखित में भी प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ और पॉइंट भी यहां पर इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्रॉड गेज जो है वो ज्यादा एक तरीके से इस टाइम लेता है हाई स्पीड पकड़ने में एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड गेज, तो ये भी बात बोली गई है। ठीक है, तो इसी के साथ में कई सारे लोगों ने हालांकि ये भी बोला था एक तरीके से कि ब्रॉड गेज जो है वो ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में इंटीग्रेटेड है, तो क्यों ना ब्रॉड गेज ही हम लोग बना दें। तो कई सारे स्टैंडर्ड गेज के अपोजिट में भी बोल रहे थे। ठीक है, कि एक तरीके से ना आप लोग एग्जैक्टिंग नेटवर्क है उसके हिसाब से लेकर चलें, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज वाली याद रखिएगा। अभी जो बात करें रिसेंट ट्रांजिट जो सिस्टम आप लोगों को दिल्ली रैपिड जो मुंबई ट्रेन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, वो भी स्टैंडर्ड गेज पर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेट्रो के साथ साथ में अब नॉर्मल भी आप लोगों को स्टैंडर्ड गेज पर यहां पर नजर आ रहा है। और ये आप लोगों को जैसे मैंने बताया ई श्रीधरन जी जो थे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनके द्वारा यहां पर ये चीजें बोली गई थी कि हाँ यार इसको इंप्लीमेंट करके चलते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही एक तरीके से कुछ डिफरेंट से पॉइंट आप लोगों को जानने को मिले यहाँ पर। किस किस को ये पॉइंट पता थे वैसे बताइएगा जरूर, क्योंकि ये कुछ ऐसी हैं कि कुछ नई चीजें हैं जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट थे, कुछ आप लोग के पास में कोई एक्स्ट्रा और पॉइंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करिएगा। ओके, दो आर्टिकल है जिस समाज में आप लोग रहते हैं उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग आप लोग डेवलप करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आप लोगों के सामने रखेंगे। पहला आर्टिकल है सेंसस के बारे में और दूसरा आर्टिकल है कास्ट सर्वे के बारे में। जिस पैटर्न में कास्ट सर्वे बिहार में देखने को मिला, अभी कर्नाटका में भी उसके लंबे समय से बात की जा रही थी, पर लेकिन ठंडे अवस्थे में डाल दिया गया अभी रिसेंटली। आखिर क्या मुद्दा है पूरा समझेंगे, पर लेकिन पहले सेंसस वाले आर्टिकल को देखेंगे। दोनों बहुत ही ओवरलैप हैं, दोनों काफी सारे पॉइंट जो हैं वो सिमिलर रखते हैं, तो इसलिए आप लोग दोनों को एक साथ में अच्छे से कवर कर पाएंगे। अभी अगर बात करें हमारा देश जो है उसको अगर आप लोग ध्यान से मैप में देखोगे 28 स्टेट है हमारे देश के पास में आज की डेट में, और ये जो स्टेट है इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहीं पर बीजेपी है तो कहीं पर कांग्रेस है और कहीं पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी या फिर तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट की है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तृणमूल कांग्रेस हो गया या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी होगी। अब पूरा मुद्दा क्या है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, पूरा मुद्दा यहाँ पर यह कि किस तरीके से इनको अपने फेवर में सारे वोटर को यहाँ पर लेकर आना है, यानी कि जो ये बॉक्स है वोटर के ये चाहते हैं इनको अपने फेवर में लेकर आए। तो राइटर बड़ी इंटरेस्टिंग वे में कहते हैं कि 1990s में जब 27% रिजर्वेशन यहां पर दिया गया था उस टाइम पर यहां पर बड़ा ही एक पॉलिटिकल गेम स्टार्ट हुआ था कि हाँ भाई साहब आप लोग यहां पर कास्ट और रिलीजन के बेस पर भी एक अच्छी पॉलिटिक्स यहां पर कर सकते हो। तो उसको मंडल बेसिकली कमीशन, एक तरीके से मंडल कमीशन जो आया था उसको मंडल पॉलिटिक्स भी बोला गया था। अभी इसको मंडल 2 बोला जा रहा है। जब बिहार का कास्ट सर्वे प्रेजेंट किया गया तो इसको मंडल 2 बोला जा रहा है। तो इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये बता रहे हैं जो कि राइटर वो ये कह रहे हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो मंदिर की पॉलिटिक्स खेल रही है। तो जब सेंटर में गवर्नमेंट मंदिर की पॉलिटिक्स खेल रही है तो जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी अच्छा मौका मिल गया कि क्यों ना इसी लेवल पर हम भी खेलें। तो उन्होंने कास्ट की पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर दी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मंदिर निर्माण के बारे में बात करिए, अलग अलग जगह मंदिर बनवाए जा रहे हैं। अभी स्टेडियम बनारस के अंदर में अभी यहां पर सामने रखा गया, तो वो भी जो शिव जी हैं उनकी थीम पर रखा गया। हालांकि वो काफी अच्छा लगा क्योंकि कल्चर को आगे बढ़ा रहा है। पर लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पर्टिकुलर रिलीजन की पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, वो हर एक कम्युनिटी की पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि यहां पर इस तरीके से चीजों को लेकर चलना, वो भी एक सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो कि पूरी एक देश के ऊपर गवर्नमेंट बनाकर रूल कर रही है, वो पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो अपोजिशन को एक हथियार ढूंढना था और कास्ट बेस्ड सर्वे जो यहां पर इनके हाथ में हथियार लग गया, इसीलिए मैक्सिमम अपोजिशन पार्टी जो है वो इस पर आकर यूनाइट हो गई कि हाँ यार ये बिल्कुल सही तरीका है, इसको हम लोग लेकर चलते हैं।
तो ये जो पॉलिटिक्स यहां पर खेली जा रही है, ये पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं आप लोग को और ज्यादा डिवीजन के वेतन में आप लोग को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी, जो कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि समाज में और ज्यादा विघटन आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा। पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर मेजोरिटी कम्युनिटी पर खेलती हुई सारी पॉलिटिकल पार्टी यहां पर नजर आएंगी, और जो माइनॉरिटी है उसको वो साइड में दरकिनार करती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि जहां वोट बैंक ज्यादा है वहां ज्यादा फोकस, तो यानी कि ज्यादा वोट बैंक वाले एरिया में ज्यादा आप लोगों यहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को लगी हुई नजर आएंगी। अब इंपॉर्टेंट इनके द्वारा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी दी गई है, ये है यूएसए के बारे में। यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, ये 1990s में अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे तो यहां पर एक ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था। वो जो ग्रेट डिप्रेशन था, एक तरीके की मंदी आप लोग बोल सकते हो उसको, उस मंदी ने सबको अपने इस तरह चपेट में लिया कि यहां पर बहुत ही बुरी कंडीशन वहां पर देखने को मिली। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबको साइड में छोड़कर जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके लिए बहुत ही आसान तरीके से चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश की। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब यहां पर सब जूझ रहे थे उसके साथ में, तो लो स्टेटस वाले जो खासकर लोग थे उनके ऊपर फोकस दिया गया। कई सारे लोग ऐसे थे जो कि अलग अलग देश से यहां पर आए थे, उनके ऊपर फोकस दिया गया। यानी कि लोकल मुद्दों पर काफी लार्ज स्केल पर फोकस दिया गया, और यहां पर उन पर्टिकुलर सेक्शन को जो कि इस डिप्रेशन से जूझ रहे थे उससे उठाने की कोशिश इनको की। मतलब ये इतने लोकप्रिय हो गए, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 4 टर्म तक लगातार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हुए यहां पर नजर आए। यानी कि पॉपुलरिटी जो इस लेवल पर पहुंच गई न्यू डील की वजह से, तो ओनली प्रेसिडेंट है जो कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि यूएसए के अंदर में एक प्रेसिडेंट 4 साल तक रहता है, तो 16 साल तक एक इंसान डील करके गया। तो यहां पर ये भी एक पॉलिटिक्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिली थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में ये पॉलिटिक्स निकल कर आई थी। तो राइटर यहां पर ये बोले कि ऐसा नहीं कि मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं दोनों डेटा को, पर लेकिन अभी फिलहाल क्या बोला गया कि जितनी आबादी उतना हक, ये लाइन यहां पर बोली गई है। यानी कि अगर मान लीजिए अभी बिहार के अंदर में जो कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया गया, उसमें बोला गया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो 63% है, और इसमें जो काफी ज्यादा एक तरीके से एक्सटेंसिवली बैकवर्ड क्लासेस है वो 63% देखने को मिल रहा है। तो रिजर्वेशन जो है वो भी इसी तरीके से डिवीजन उसका होना चाहिए कि 63% जो है वो यहां पर इनको पावर मिलनी चाहिए। अब आप लोग खुद सोचो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, अगर वो 63% बिहार के अंदर में बिलोंग करती है और उनको 63% रिजर्वेशन देने की बात की जाए, और उनको लगे कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी जो है हमको 63% रिजर्वेशन दिलाएगी, यानी कि 27% से 63% रिजर्वेशन हमको मिल सकता है, तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी को ये कम्युनिटी वोट क्यों नहीं देगी? क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को किसी भी लेवल पर लुभावनवाद का एक ऐसा ढांचा क्रिएट करती हुई नजर आती है कि कोई भी इंसान चाहेगा कि उसके बच्चों को रिजर्वेशन मिले, उसके बच्चों को अच्छी जॉब मिले, उसके बेसिकली अगर बात करें यहां पर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो चाहे कितना भी बड़ा तबका क्यों ना हो सोसाइटी का, वो यहां पर आप लोगों को डील करता हुआ नजर आएगा। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 2-3 महीने पहले एक बच्चे का मैसेज आया, वो बोला था कि सर पढ़ने में ज्यादा मतलब एक तरीके से उस तरीके का नहीं हो जिस तरीके से नॉर्मली होना चाहिए, पर लेकिन सबसे बुरी कंडीशन ये कि मैं जो है जनरल कैटेगरी में आता हूं, तो यहां पर मैं चाहता हूं कि मुझको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट मिल जाए, पर लेकिन मेरे फादर साहब जो है अच्छा खासा कमाते हैं, और मेरी मदर साहब जो मेरी मदर जो है वो भी अच्छा खासा कमाती है, तो मतलब कैसे मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर मेरी जॉब की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो यहां से आप लोग देखिए जो बच्चे हैं उनका माइंडसेट किस तरीके से चलने लगता है। तो यहां पर एक अंदाजा आप लोग लगा पाएंगे कि जब एक पर्टिकुलर तबके को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो दूसरा तबका जो है वो कोशिश करता है कि यार हाँ मुझे भी क्यों ना रिजर्वेशन मिले, मैं भी इस रिजर्वेशन का फायदा उठाऊं। तो ये सारी की सारी बात है कि जितनी आबादी उतना हक, ये जो प्रोपोर्शन में आप लोगों ने यहां पर बात कर दी हमारे देश के जो पॉलिटिशियन ने, इसको लेकर सारे लोग जो हैं वो काफी चौकन्ने हो गए, और ये बहुत ही बड़ा हथियार माना जा रहा है आने वाले टाइम पर जो इलेक्शन है यहां पर जनरल इलेक्शन 2024 के, तो उसमें इसको बहुत ही तकड़े हथियार की तरीके से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर भी कास्ट सेंसस या फिर कास्ट सर्वे बोला जाएगा, रीजन क्या है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था सेंसस, इसी के साथ में कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे जो है, इनमें तीनों में आप लोगों को एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, और डिफरेंस भी काफी उम्दा है। जो सेंसस होता है वो प्रॉपर एक कानून के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है हमारे देश के अंदर, जिसको आप लोग जनगणना बोलते हो, और यह है 1948 का कानून, जिसके बेस पर हमारे देश के अंदर में सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। जब बात करते हैं यहाँ पर कास्ट सर्वे की, तो कास्ट सेंसस की, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन रहती है, पर इसके लिए कोई कानून नहीं है ऐसा, पर लेकिन परमिशन लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि हाँ कास्ट का डेटा आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। पर लेकिन जब कास्ट सर्वे के बारे में बात करते हैं,
तो सर्वे जो है वो सेंसस की कैटेगरी में नहीं आता है। सर्वे तो कोई भी करवा लेता है। आप भी अपने मोहल्ले में सर्वे करवा लो कि यार हमारे मोहल्ले में कितने बच्चे हैं जो आज के डेट में ढंग से पढ़ पाते हैं, कितने बच्चे हैं जो ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, या कितनी बच्चियां स्कूल में जाती हैं। ये तो आप लोग भी अपने लेवल पर करवा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा सारा यहां पर ये निकल कर आया कि जो कास्ट सर्वे है, ये कास्ट सर्वे जो है पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट करा सकती है स्टेट लेवल पर, क्योंकि उनको बहुत सारी स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट करनी है। तो जानना चाहते हैं कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो कितनी है यहां पर, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये मुद्दा वही है, बस घुमा फिराकर कान पकड़ने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के दायरे से बचना है। तो यहां पर हम लोगों ने इसको कास्ट सर्वे बोलना स्टार्ट कर दिया और डेटा रख दिया निकालकर सामने कि कौन सी कास्ट जो है वो कितनी है, और फिर ये बोला कि जिस कास्ट को जितना ज्यादा यहां पर बेसिकली यहां पर प्रेजेंट है उतना ही उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यानी कि ये जो कास्ट सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, इससे ये माना जा रहा है कि जो रिजर्वेशन की जो लिमिट हुआ करती थी पहले, यहां पर आप लोगों को 49 देखने को मिलती थी, फिर आगे बढ़कर 10% और उसमें ऐड कर दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। अब यही लिमिट जो है आप लोगों को 59 देखने को मिली। अगर इस तरीके से काम चलने लगा तो सारा का सारा जो एरिया है वो डिवाइड हो जाएगा कि जितनी कास्ट जोन सी उसको उतना ही रिजर्वेशन दे दो, और इससे क्या होगा, सब कुछ सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। कोई भी सीट जो है वो इंडिपेंडेंट देखने को नहीं मिलेगी। मान लीजिए जनरल कैटेगरी के अगर यहां पर 20% लोग हैं तो उनके लिए 20% रिजर्वेशन हो जाएगा। वहां पर इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। पर लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। अब हम लोग बात करें कि जनरल कैटेगरी की 20 सीट है, उसको 20% रिजर्वेशन हो गया, फिर ये भी रहेगा कि कोई ओबीसी का या फिर एससी एसटी का फिर इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। ये सारी की सारी सीट जो है वो जनरल कैटेगरी की ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये मुद्दा यहां पर निकल कर आता है। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर एक मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हो कि जो आने वाले टाइम में यहां पर ये अगर पॉलिटिक्स इसी पैटर्न में चलती रही तो ये संभलनी कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रिजर्वेशन जो घटाने की बात की गई थी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, वो रिजर्वेशन और अच्छे लेवल पर बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। जैसे मैंने कर्नाटक के बारे में बात की, कर्नाटक ने क्या किया, अभी इसको जो रिजर्वेशन की जो सिस्टम था ये बेसिकली ठंडे बस्ते में डाल दिया। रीजन क्या है, कर्नाटक के अंदर में यहां पर उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। अभी फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें, बिहार के पैटर्न पर चीजों को लेकर तो चलने की कोशिश कर रहे थे, पर कर्नाटक में सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनली सर्वे जो है वो 2018 में ही कंप्लीट करा लिया था। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने यहां पर कंप्लीट नहीं कराया था, वो 2018 में ही इसको कंप्लीट कराए बैठे हैं। तो डोमिनेंट कम्युनिटी कौन सी है वहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर डोमिनेंट कम्युनिटी जो है वो लिंगायत कम्युनिटी, इसी के साथ में आप लोगों जो यहाँ पर बेसिकली वकलिगास कम्युनिटी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि दूसरी कम्युनिटी जैसे यहाँ पर ये कम्युनिटी है, इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है, अगर मान लीजिए यहां पर ये सेंसस जो है वो प्रेजेंट कर दिया और पता चल गया, क्योंकि इलेक्शन जीतने का मुद्दा रहता है बेसिकली, पर लेकिन यहां पर अगर इनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो दिक्कतें ये देखने को मिलेगी कि यार जनरल सेंटर जो इलेक्शन होंगे उसमें भी हो सकता है फायदा न देखने को मिले। तो कास्ट सर्वे को रिसेंट अभी यहां पर क्या किया गया, एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि पॉपुलेशन कम्युनिटी के बेस पर अगर बात करें, जो लिंगायत और इसी के साथ में यहां पर जो वकलिगाइज कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो लगभग 14 और 11% के करीब यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर उनके बेसिस पर यहां पर उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। देखो पॉलिटिकल पार्टी को एक मुद्दा नहीं है यहां पर। अब यहां पर मान लीजिए आप लोग इंटरेस्टिंग वे में चीजें देखने की कोशिश करिए। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप लोग इसको हल्के में ले रहे हो, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। हमारे यहां पर अगर आप लोगों से मैं बात करूं बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में, तो आप लोगों को एक बात पता है, ठीक है। क्या पता है, अगर रिजर्वेशन के बारे में बात कीजिए तो रिजर्वेशन के बारे में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी कम्युनिटी को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है। जैसे कि मैं समझाता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अभी हमारे देश के अंदर में जो एसटी है उसको रिजर्वेशन कितना है, वो है 7.5%। जो एससी है उसको रिजर्वेशन कितना है, वो है 15%। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए रिजर्वेशन कितना है, उसके लिए है 27%, ठीक है। इसी के साथ में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए कितना रिजर्वेशन है, उसके लिए रिजर्वेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा 10%। पेन कैसा चल रहा है कितनी अच्छी राइटिंग आ रही है। टोटल जो रिजर्वेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये रिजर्वेशन हो गया कितना हो गया, 59 के करीब, ठीक है। 59.5 होगा वैसे तो अभी अगर बात करें, जैसे कि यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर बचा हुआ कितना सेक्शन रह गया, अगर हम लोग बात करें यहां पर अनरिजर्व सेक्शन कितना रह गया, अनरिजर्व सेक्शन बच गए यहां पर, ये टोटल 60% हो गया, तो यहां पर हो गया 40.5%, ये यहां पर अनरिजर्व सेक्शन हो गया। अब सबसे बड़ी बात तो है कि ये बोला जा रहा है कि अगर यहां पर ये 7.5% अगर इनकी पॉपुलेशन है तो इनको 7.5% ही रिजर्वेशन दो आप लोग यहां पर। अगर इनकी पॉपुलेशन यहां पर 15% है सोसाइटी के अंदर में तो इनको 15% रिजर्वेशन दो। अगर इनकी पॉपुलेशन 27% है तो इनको 27% रिजर्वेशन दो। अगर ये 10% है तो इनको 10% रिजर्वेशन दो, और अगर ये 40% है इनको 40% रिजर्वेशन दो। पर ऐसा हो नहीं रहा है,
बिहार में जो यहाँ पर ये वाली कम्युनिटी है, यहाँ पर ये अकेली की अकेली कम्युनिटी जो है वो 63% में निकल कर आ गई। अब क्या हो गया, अब ये बोलेंगे कि भाई साहब हम 63% है और हमको 27% रिजर्वेशन मिल रहा है ओनली, हमको 63% रिजर्वेशन दो। ये मैंने लास्ट आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, ठीक है। ऐसा इसी के बारे में यहां पर बात चल रही है सारी पॉलिटिकल पार्टी की। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, अब नंबर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कि 63% रिजर्वेशन तो मांग लिया, चलो भाई इंप्लॉयमेंट में मिल गया और एजुकेशन में मिल गया। अब ये कम्युनिटी यहां पर ये भी तो बोलेंगे कि 63% रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी दो। जब हम लोग 63% है यहां पर, तो हमारी सीट भी यहां पर 63% ही होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में। हमारी रिप्रेजेंटेशन भी यहां पर पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा के अंदर में यहां पर 63% ही होनी चाहिए। स्टेट असेंबली के अंदर में हमारी 63% होनी चाहिए। तो ये इतना गहरा मुद्दा होने वाला है कि ये संभाल नहीं संभलेगा आने वाले टाइम में। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो इसके चलते क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि यार ये चल क्या रहा है, कहां पे जाकर रुकने वाली है सारी कहानी। तो इसको यहां पर देखने की कोशिश की जा रही है कि ये बहुत ही एक ऐसा खतरनाक सिचुएशन देखने को मिलेगी। अगर इस पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ते रहे तो ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप लोग यहां पर चीजें समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि कई सारे लोग जो हैं बोलते हैं कि यार हाँ ठीक है चलो करवा लो, ठीक है कंडक्ट करा लो, पर लेकिन इसके बेसिस पर डिवीजन और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा है कि अपोजिशन ने तो हथियार ढूंढ लिया। अभी यहां पर जिस तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट सेंटर में वो क्या कर रही है, वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है जिस तरीके से, तो उसी का ऑल्टरनेटिव इन्होंने ये अपना कास्ट सर्वे ढूंढ लिया। और सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जो अपोजिशन वाली है कि कास्ट सर्वे कंडक्ट करा दिया जाए 2024 के इलेक्शन से पहले। उसमें क्या होगा, उसमें फिर ये बातें निकल कर आएगी कि हाँ भाई साहब ये पर्टिकुलर ये लोग जो है हमको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, हमको इतना रिजर्वेशन दिलाएंगे, भले आगे चल के मिले या फिर ना मिले वो अलग बात है, पर लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का माइंड वॉश होता हुआ जरूर यहां पर नजर आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा हथियार लगा अपोजिशन के हाथ में ये आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में उसके साथ में डील करने के लिए। तो कितना ये इंप्लीमेंट हो पाता है और किस तरीके से चीजें चल पाती हैं वो तो आगे आने वाले टाइम में ही जानने को मिलेगा बेसिकली अगर देखोगे तो। ये जो सारी बातें बोली हैं कर्नाटक के बारे में, ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। पूरा कर्नाटका का जो भी सेंसस है यहां पर, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। और सेम पैटर्न में आप लोगों को यहां पर जो सेंसस वाला आर्टिकल है उसके भी सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि यहां पर बोला गया है मंडल 2 के बारे में, तो ये भी सारी चीजें हैं यहां पर। इवन कंक्लूजन भी यहां पर आप लोगों के लिए डाला गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट्स की फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश में SLV PDF पर आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। और PDF के लिए जो भी बच्चे बोले थे जैसे मैंने बताया भी था, PDF आप लोग यहाँ पर कब तक हो चुकी है, 2 अक्टूबर तक हो चुकी है सारी कंप्लीट, आप लोगों ने यहाँ पर देख ली होगी। तो बची हुई रिमेनिंग जो है वो भी आज कल में कंप्लीट करा दी जाएगी। इनको आप लोग प्रिंटेबल फॉर्म में है सारी, आप लोग इनको प्रिंट आउट कर सकते हैं जब चाहे आप लोग यहाँ पर, और या फिर आप लोग यहाँ पर ये तो है टेलीग्राम पर हमेशा पड़ी रहेंगी, जब चाहे आप लोग इनको अपने पास में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग चीजों को सर्च कर सकते हैं, जो भी आप लोग के सामने चीजें रहेंगी ये सारी चीजें आप लोग हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगी, तो इनको आप लोग सर्च भी कर सकते हैं अपना आराम से, सारे आर्टिकल आप लोगों के सामने होंगे। इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। बाकी इसके बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि कब कब ये चीजें स्टार्ट की गई हैं, कौन कौन सा कमीशन, जैसे कि जस्टिस रोहिणी कमीशन यहाँ पर सेट किया गया था 2017 में कि बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर भी और बैकवर्ड कैटेगरी यहाँ पर निकालनी चाहिए, तो उसके बारे में आप लोगों को पता है यहाँ पर। इसी के साथ में इंदिरा साहनी केस आया था यहाँ पर 1992 का, जिसने 50% रिजर्वेशन के बारे में बात की थी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला अगर बात करें जो कास्ट सेंसस के बारे में, तो यहाँ पर 1931 का देखने को मिला था, ठीक है। अगर बात करें हमारे देश के अंदर में भी कास्ट का डेटा कलेक्ट किया गया था 2011 का सेंसस जब निकल कर आया था आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें कोई नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में फर्स्ट कास्ट सेंसस जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसको आप लोग बोलते हो, ये 1931 का था, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है, तो ये भी आप लोगों को बेसिकली माइंड में क्लैरिटी रखकर चलनी है, ठीक है। क्वेश्चन बने तो यहां से भी आप लोगों का डेटा जो है वो क्लियर है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी एक पर्टिकुलर न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है न्यूज क्लिक, उसके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा UAPA के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत में यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया जो इस पर्टिकुलर न्यूज एजेंसी के हेड थे। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये बता रहा है कि देखो कहीं ना कहीं अगर पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आप लोग कोई एक इस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हो तो कम से कम उसको प्रूफ करो कि हाँ उसने ऐसी कोई हरकत की है। यानी कि कोई आप लोगों के पास में प्रूफ ही नहीं है। बोला गया कि ये पर्टिकुलर चैनल जो है ये सरकार के लिए काफी क्रिटिकल है, यानी कि गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। तो गवर्नमेंट ने अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर इसके साथ में ऐसा किया है, क्योंकि जो फंड यहाँ पर इसको मिला है वो एक यूएसए के बिजनेसमैन है जिन्होंने यहाँ पर इनको ये फंड प्रोवाइड कराया, और ये बोलकर कि चाइनीज बेसिकली गवर्नमेंट से फंड ले रहे हैं।
तो यहाँ पर इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ऐसा कोई प्रूफ यहाँ पर देखने को मिला नहीं है। बस ये कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पर राइटर ये बोले कि जो यूएपीए है यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है, ये उसका काफी गलत इस्तेमाल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन रियलिटी में कोई भी न्यूज चैनल होता है वो एक डेमोक्रेसी के लिए फोर्थ स्तंभ की तरीके से देखा जाता है, जैसे मैंने बताया भी था आप लोगों से। तो अब तक जितनी भी एलिगेशन यहाँ पर इनके ऊपर लगाई गई हैं, वो यहाँ पर कोई भी एलिगेशन जो है उसमें बोला गया है कि नोट कोई भी स्पेसिफिक क्लियर ऑफेंस उसमें यहाँ पर अब तक देखने को नहीं मिला है टेररिज्म का, जिसके बेसिस पर यहाँ पर बात की गई थी। और ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके से जो आप लोग देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि ये एक तरीके से प्रमोट कर रहे थे, आप एक तरीके से इनके ऊपर लगाया कि एनिमिटी प्रमोट कर रहे थे ग्रुप के बीच में। तो देखिए क्या होता है इलेक्शन के टाइम पर, जब कोई न्यूज एजेंसी है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे आज के दिन में लल्लन टॉप है, तो ये कई सारी इलेक्शन एक पीएमएफएन हुआ करता था। बेसिकली क्या हुआ, सारे इलेक्शन के टाइम पर न्यूज चैनल निकल कर आते हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहां पर बहुत सारी खबर मिलती है, तो कई सारे चैनल उसी टाइम पर उभर कर आते हैं। अभी देखना आप लोग जैसे 2024 के इलेक्शन आएंगे तो हो सकता है कोई और नया न्यूज चैनल जो है वो उभर कर आ जाए, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा होता है पूरे देश के अंदर में इलेक्शन को लेकर। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है आपके पास में, और आप लोगों ने यहाँ पर ये काम कर दिया। चाइनीज फंड की जो बात की जा रही है, तो अमेरिकन बिजनेसमैन है जिनके द्वारा यहाँ पर इनको ये रेमिटेंस भेजा है, तो इस रेमिटेंस को चाइनीज ओरिजिन का फंड बताकर ये एक तरीके से गलत तरीके से मिसयूज किया गया है यूएपीए का। ये पर्टिकुलर यहाँ पर बातें बोली जा रही है। और कहीं ना कहीं आप लोग बोलो, अगर देखिए एजेंसी जो रहती है ना, जो मीडिया रहता है, तो इस तरीके से यहाँ पर उसको इस तरीके से डील करना ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं एक बात और बोलेगी यहाँ पर कि बहुत सारे और भी मैटर है, बहुत सारी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर फंड ले रही हैं। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि ये इस तरीके का पैटर्न फॉलो करना, ये जो न्यूज एजेंसी है ना उसके खिलाफ अगर आप लोग करोगे तो डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ को आप लोग यहाँ पर दबाते हुए नजर आ रहे हो। तो ये बेसिक चीजें हैं, यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये है कि उसी कंटिन्यूएशन में आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा, तो फिर भी आप लोगों को एक ओवरव्यू यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है कि अब तक कोई प्रॉपर प्रूफ देखने को नहीं मिला है कि हाँ इस न्यूज एजेंसी ने यहाँ पर चाइना से फंडिंग ली थी। यहाँ पर ये बोला जाता है कि चाइनीज फंडिंग लेकर चाइना को अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पर ये नजर आते हैं। तो अब तक कोई भी ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो बाकी आप लोग याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट जो है उसमें आर्टिकल 19 के अंदर में आप लोग जब जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को आर्टिकल 19 के आप लोगों को फर्स्ट के ए में आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर मीडिया के बारे में बात की जाती है। और आर्टिकल 19 के सेकंड में आप लोग बोलते हैं कि मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, क्योंकि अगर वो सोवरेनिटी का हर्ट करती है या देश की संप्रभुता को, या फिर कोई भी आप लोग बोले कि यहाँ पर किसी देश के साथ में रिलेशन खराब कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, तो तब आप लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला इस पर्टिकुलर एजेंसी के बारे में जब बात करें, ये राइटर बता रहे हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन सकते हैं। बात की जा रही है पंजाब के बारे में। पंजाब ने अभी पूसा 44 पेडी वैरायटी जो है उसको बोला है कि इसको बंद कर देंगे, बैन कर दिया गया इसको, ठीक है। तो इसको बैन करना चाह रहा है, बेसिकली कर नहीं दिया गया, ठीक है। मुद्दा क्या है अभी यहाँ पर, ये यार काफी अच्छी है पंजाब के अंदर में। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर इसको बैन करने की बात की है पूसा 44। आखिर इसका फायदा क्या है, ये 1993 में बनाई गई थी इंडियन काउंसिल ऑफ जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके द्वारा, और ये लगभग 70 से 80% जो पंजाब के अंदर में यही चावल की वैरायटी उगाई जाती है। काफी इंप्रेसिव इसका यील्ड है, यानी कि एक तरीके से पैदावार है 85 से 100 ये क्विंटल पर एकड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आउट परफॉर्मेंस अदर वैरायटी के साथ में देखोगे तो यहां पर ये काफी अच्छा है, 20 से 30 क्विंटल पर एकड़ के करीब आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी वैरायटी के कंपेयर में काफी अच्छी है, पर फिर भी बैन क्यों कर रहे हैं भाई साहब जब इतनी अच्छी है। एक तो यहां पर लॉन्ग ड्यूरेशन है, यानी कि 160 दिन लेते हैं इसको मैच्योर होने में, और उसमें 5 से 6 एक्स्ट्रा साइकिल ऑफ इरिगेशन लगती है। यानी कि आप लोग सोचो कि एक्स्ट्रा पानी देना पड़ता है काफी लार्ज स्केल पर, जिससे पंजाब के अंदर में काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। ये याद रखिएगा, आईसीआर के द्वारा 1993 में इसको बनाया गया था। इसी के साथ में जो प्रॉब्लम आती है वो स्टेबल बर्निंग की है, ठीक है। इससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको फिर जलाना पड़ता है, प्रोड्यूस करता है 2% मोर स्टेबल बर्निंग एज कंपेयर टू दूसरे जो वैरायटी के साथ में। आईसीआर क्या है, ये यहां पर इसके अंडर में डीएआर मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत में यहां पर देखने को मिलेगी। ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च थी पहले, फिर आगे चलकर नाम चेंज किया गया 1929 में सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में यहां पर देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी और एनिमल जो साइंस है उसमें काम करती है। नेशनल एग्रीकल्चर जो सिस्टम है यहाँ पर उसके अंदर में 113 आईसीआर इंस्टीट्यूट और 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बने तो, ठीक है। बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। साइंस के बारे में बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है
कि FSSAI के द्वारा कि क्लियर एडिशन ऑफ द प्रोटीन, जो बात की जा रही है प्रोटीन बाइंडर इन द डेयरी प्रोडक्ट इज नॉट परमिटेड। ये क्या है मुद्दा, इसको समझते हैं, क्योंकि कई सारे आप लोग भी घर पर अपना दूध मंगाते होंगे, यहां पर कई सारे बोतल का दूध पीते होंगे घर से बाहर, अगर बाहर रहते हैं आप, उसी के बारे में ये पूरी न्यूज है। सबसे पहले तो प्रोटीन बाइंडर्स क्या है यहाँ पर, ये प्रोटीन बाइंडर्स जो रहते हैं एक तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एनी प्रोटीन जो एक्ट करे एज ए एजेंट टू बाइंड टू और मोर मोलिक्यूल टुगेदर, यानी कि इसको और गाढ़ा बना देते हैं, एक टेक्सचर देते हैं अच्छे वाला, उसमें यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है दूध के अंदर में कई बार, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बोला गया यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। बेसिकली क्या किया गया है, एक तो यहाँ पर जो मेल जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है मिल्क के अंदर में उस पर इंपैक्ट करते हैं, यहाँ पर बायोलॉजिकल और न्यूट्रिटिव जो वैल्यूज है मिल्क की उसको भी यहाँ पर उल्टर कर देता है। प्रोटीन बाइंडर इंपैक्ट करता है यहाँ पर एक तरीके से बायो अवेलेबिलिटी और इसी के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिवली जो कंपोनेंट है फूड के अंदर में, और काफी ये क्रूशियल है जब अंडरस्टैंड करते हैं ओवरऑल न्यूट्रिशनल इंपैक्ट जब कंज्यूम किया जाता है मिल्क, यानी कि मिल्क जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कंज्यूम किया जाता है वो सारी चीजें बर्बाद कर देता है यहाँ पर ये प्रोटीन बाइंडर। तो मिल्क जो प्रोटीन है वो काफी इसेंशियल है, एमिनो एसिड विटामिन रहते हैं, खासकर एक गिलास दूध डेली पियोगे तो काफी अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। कौन कौन दूध पीना पसंद करता है बताइए? इसेंशियल है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन, इसी के साथ में लैक अगर करते हैं यहाँ पर तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, और इसी के साथ में कॉन्टैक्ट करते हैं विद द प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक पर्टिकुलर बॉडी है जो कि यहाँ पर जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट के थ्रू बनाई गई है, यहाँ पर इसके थ्रू काम करती है। कई सारे एक्ट है खाने को कैसे लेकर चलना है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बात की यहाँ पर साइन लैंग्वेज से रिलेटेड, यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का इंटरप्रिटेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा था तो उसके चलते हियरिंग में यहाँ पर साइन लैंग्वेज की बात की गई। देखिए अक्सर मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा कई बार, और इसी तरीके से आप लोग जब बेसिकली जनगण मन जब हम लोग सुनते थे मूवी थिएटर के अंदर में कि हाँ स्टार्टिंग में चला जाएगा, मुझे काफी अच्छा लगता था वो। आप लोग बताइए वो बंद हो गया, मतलब अच्छा लगता था ना स्टार्टिंग में जैसे मूवी चलती थी तो वो स्टार्ट होता था, हालांकि अब नहीं है चीजें, मुझे अब तो देखने को नहीं मिला रिसेंटली कोई, तो काफी अच्छा था वो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली क्या गया है, कंसीडर करने की बात की गई साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हियरिंग। जब भी यहाँ पर कोई यहाँ पर अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कोई हियरिंग निकल कर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है, ये संवैधानिक बेंच होती है हिंदी में बोलते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके पास में ये पावर होती है इस बेंच को बनाने का, और ये आर्टिकल 145 के तहत में बनाई जाती है। तो ये यहां पर याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 145 के तहत बनाते हैं, इसमें 5 या फिर उससे ज्यादा जज होने चाहिए। ठीक है, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, क्योंकि डिसीजन जब आए तो यहां पर ये रहे कि जैसे 5 हो गए तो 2 एक साइड में है, 3 एक साइड में है, 7 हो गए 4 एक साइड में है, 3 एक साइड में है, तो डिसीजन दे पाए। ऐसा ना हो कि 4 आ गए तो 8 आ गए तो 4 दोनों एक साइड में हो गए, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी नेचर की होती है, जैसे किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए बनाई गई है, जैसे ही मैटर डिसॉल्व हो जाता है तो ये खत्म हो जाती है। अब तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी है, अगर इसके बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो याद रखना केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, उसमें 13 जज की बेंच आप लोगों को देखने को मिली थी जिसने बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को यहां पर बेसिकली लिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर रेफर करते हैं ये केस पर्टिकुलर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड हो, प्रेसिडेंट्स के द्वारा रेफर किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जजमेंट का, और इसी के साथ में डाइवर्जन हो 3 जज बेंच के साथ में कि डिसीजन आया था तो फिर आगे 4-5 जज की बेंच आएगी जो कि उस मैटर को देखेगी, जो कि यहां पर बेसिकली यहां पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सब चीजों को देखते हैं। डिसीजन जो रहता है वो बाइंडिंग रहता है जब भी यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी जो रहती है डिसीजन को लेकर वो नोट बाइंडिंग, तो याद रखिएगा यहां पर एडवाइस कहता है। ठीक है, तो डिफरेंट स्टैंड भी यहां पर ले सकता है, अलाउ द प्रेसिडेंट को यहां पर डिफरेंट स्टैंड, यानी कि ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को जो यहां पर एडवाइजरी दी गई है प्रेसिडेंट उसको फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी डिसीजन जो नोट बाइंडिंग बोला गया है, तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो डिफरेंट स्टांस भी अपना ले सकते हैं इसके ऊपर, ऐसा नहीं यहां पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है, तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ओके, ये गवर्नेंस से रिलेटेड आप लोगों को यहां पर मैटर देखने को मिलेगा, और ये निकल कर आ रहा है किसके बारे में, अगर पार्लियामेंट का कोई कानून है या फिर स्टेट का कोई कानून है, यहां पर बोला गया कि वुडंट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया जो रहता है बेसिकली 5। आप लोगों को पता है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं, यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी किया कि पैरा 5 जो है शेड्यूल 5 का वो ग्रांट करता है गवर्नर को पावर कि डायरेक्ट कर सकता है आइदर द पार्लियामेंट्री और स्टेट। ठीक है, वुड नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया,
इट विल अप्लाई ओनली द सर्टेन एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन। ये पावर गवर्नर के हाथ में दी गई है, इसलिए कहते हैं कई बार कि गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट से ज्यादा होती है, ठीक है, कई सारे एरिया में। फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो है यहाँ पर ये शेड्यूल ट्राइब और इसी के साथ में जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 राज्य मैंने बताया था कि एटीएम में मनी नहीं है, तो यहां पर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर आप लोगों को हर जगह ये अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पर अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है जो मैंने पॉलिटी में पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जहां पर देखने को मिलती है वहां पर नॉर्मली ये चीजें निकल कर आती हैं। और इसको डिक्लेयर किया गया किसमें, ये है आर्टिकल 244 यानी कि 244वां जो आर्टिकल है, प्रेसिडेंट जो है वो इंपावर करता है डिक्लेयर करने के लिए शेड्यूल एरिया। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इसी के साथ में यहां पर जो ऑल्टर किया जाता है यहां पर किसी भी तरीके से, जैसे कि जो ऑल्टर करता है बाउंड्रीज यहां पर कंसल्ट करके गवर्नर के साथ में, या फिर कोई क्राइटेरिया पॉपुलेशन के लिए, साइज या फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बेसिस पर, तो ये पावर भी यहां पर दी गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पर लेकिन जब बात करते हैं एक्सेप्शन, जब स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है उनके पास में पावर रहती है शेड्यूल एरिया से रिलेटेड। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है डायरेक्शन स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पर गवर्नर जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे काम चल रहा है। ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है यहाँ पर ये मैंडेटरी है स्टेट को विद द शेड्यूल एरिया कि उसके वेलफेयर के लिए इसको बनाए, और काफी पावर इसके अंदर में रहती है। रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं शेड्यूल ट्राइब से यहाँ पर बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, और ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को मैटर पर, यानी कि लोकल लोगों की पावर लोकल लोगों के हाथ में दी गई है इस लोकल मैटर के साथ में डील करने के लिए, ऐसा आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये मुद्दा। कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे डायरेक्टली गवर्नर के हाथ में पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी, गवर्नर डायरेक्ट कर सकता है यहाँ पर स्पेसिफिक लो टू द शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लैंड से रिलेटेड, ठीक है, एक लैंड अलॉटमेंट हो गया, लैंड ट्रांसफर हो गया, कंट्रोल ओवर मनी जो लैंडिंग हो गया यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखो, ठीक है। गवर्नर विद प्रेसिडेंट एसेंट कैन रिपील कर सकता है और अमेंड कर सकता है एक्ट को, एग्जिस्टिंग जो भी लो है यहाँ पर। क्राइटेरिया फॉर द डिक्लेरेशन के बारे में बात करें तो ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में, अंडर डेवलप या नेचर या फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बारे में ये सारी पावर रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया यहां पर अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया के बारे में तो बोला गया कि वाइल नॉट एक्सप्लिसिटली आउटलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज्यादा डिफाइन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ऐसे एरिया थे जिनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा था कि यार इनको हमको लेकर चलना है साथ में या फिर कैसे डील करना है। तो बोला गया था कि इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये अपने हिसाब से इनको एंजॉय करने दो, क्योंकि नेचुरल तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो फॉरेस्ट में रहती है, तो उनको ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये बातें उस टाइम पर बोली गई थी, ठीक है। तो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट यहां पर गवर्नेंस स्कीम से रिलेटेड बात की जा रही है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इनवाइट किया एप्लीकेशन, ये NMMS स्कीम फॉर द क्लास 9 to 12। ये क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसको बोलते हैं नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो यहां पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यहां पर 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहां पर ये बेसिकली किसके लिए है, ये उनके लिए है अगर यहां पर जो 6th-8th क्लास के बाद में ड्रॉप आउट रहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, उनको फिर से स्कॉलरशिप दिलाकर उनको उनकी 11th-12th तक उनको प्रोवाइड कराया जाए। और मिनिस्ट्री जो है वो 1 लाख स्कॉलरशिप जो है एनुअली देती है, लगभग यहां पर 12,000 पर स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है जिससे कि यहां पर वो अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल सके, और ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाता है। ये क्या है स्कीम, यहां पर ये नेशनल मीन कम मेरिट जो स्कॉलरशिप है, यहां पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए। यहां पर पेरेंटल इनकम जो है वो 3 लाख से नीचे होनी चाहिए पर एनम, और यहां पर जो 55% होनी चाहिए क्लास 7 में, तभी आगे क्लास लेकर चलेगा, तभी उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और रेगुलर स्टूडेंट्स इज जो मस्ट बी रेगुलर स्टूडेंट इन स्पेसिफिक स्कूल एक्सक्लूडिंग द सर्टेन एरिया, कुछ छूट भी दी गई यहाँ पर। तो इसके चलते सेलेक्टिंग टेस्ट रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा, उसके बेसिस पर चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वो यहाँ पर इसी के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया गया ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके और लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है और स्टार लगाने वाली न्यूज है, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चुने जाते हैं तो ये काफी खुशी की बात होती है। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, तो इसके इंडिया जो है यहाँ पर फिलहाल प्रेसिडेंट चुना गया है, तो उसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया जो है वो यहाँ पर आप लोगों को समझ सकते हैं डायरेक्टली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया एशिया जो पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ये जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो 3rd सक्सेसिव टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां पर एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग ये आज का नहीं है, 1977 में बनाया गया था अंडर यूनेस्को। और यहां पर ये एक रीजनल प्लेटफॉर्म है जिसमें एशिया और पैसिफिक रीजन में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस देते हैं। 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द 44 कंट्री देखने को मिलेगी। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। इसी के साथ में प्रसार भारती जो इंडियन पब्लिक ब्रॉडकास्टर सर्विस है, रिप्रेजेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को इसके अंदर में।
प्रसार भारती के बारे में ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा चुका है कि प्रसार भारती के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो स्टैब्लिश की गई थी 1997 में प्रसार भारती एक्ट के थ्रू। ये कंडक्ट करती है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, एम रहता है इन्फॉर्म किया जाए, पर पब्लिक को एंटरटेन किया जाए। स्टैट्यूटरी बॉडी है देश के अंदर में, जिसमें दूरदर्शन और टेलीविजन रेडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ऑल इंडिया रेडियो बेसिकली, ठीक है। इंडिया दिल्ली के अंदर में हेडक्वार्टर है यहाँ पर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर डाइवर्स देश के अंदर में प्रसार भारती काफी अच्छे से लोगों को कनेक्ट करने का भी काम करती है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रखिएगा, ओके। अब पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने डिस्कशन सुना है। क्वेश्चन को पार्टिसिपेट करिए, एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाओ। एक ये पता नहीं क्या होता है आजकल, दिक्कत हो रखी है इसमें, पता नहीं बार बार ये टच करना पड़ता है। नेशनल मीन कम मेरिट जो स्कीम है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया सेंट्रल सेक्टर, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बोला गया स्टूडेंट जो है फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों यहाँ पर एलिजिबल है। ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो कंडक्ट आते हैं अपना खुद का टेस्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, ऑल या फिर नन, ये आप लोग को बताना है। देखता हूं कौन से आंसर देते हैं। 5th शेड्यूल के बारे में बात की जा रही है। ओनली गवर्नर ऑफ द स्टेट इंपावर होता है डिक्लेयर करने के लिए एज एन एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग दिस। इसी के साथ में एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट जो है डज नॉट एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरिया, ये स्टेट के हाथ में है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल या फिर नन, सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट PUSA 44 पेडी वैरायटी, ये डेवलप की गई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 90 डेज के अंदर में पककर तैयार हो जाती है, और इसी के साथ में मोर स्टेबल बर्निंग एज कंपेयर टू पेडी वैरायटी। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है एशिया, जो बेसिकली एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। ये अंडर द जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत बनाया गया और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखते हैं कौन सी आंसर देता है। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रोटीन बाइंडर के बारे में, जो डिस्कस किया था मैंने। ये इंग्रेडिएंट्स है मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। अफेक्ट करता है बायोलॉजिकल और न्यूट्रिशन मिल्क प्रोटीन के अंदर में। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, सही आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। बेकल फोर्ट ये डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो बात की जा रही है बुल्ट किया गया है डार्क मैरून लेटराइट्स स्टोन्स के द्वारा, और यहां पर ये ओरिजिनली बुल्ट किया गया था कौन से? विजयनगर एम्पायर के द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ या फिर नन, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसके बारे में बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पावर रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में, इनको सेटअप करने के लिए। डिसीजन जो रहता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, ये बेसिकली फॉर्म करता है ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर, और बाइंडिंग रहता है प्रेसिडेंट के ऊपर। सही क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, सही आंसर आप लोग को बताना है। एक सीसेट का भी क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको अटेम्प्ट करिए, देखता हूं सही आंसर कौन यहां पर देता है, ठीक है। और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है, ये बात की जा रही है किसके बारे में? ये है सिंगलीला जो नेशनल पार्क, कहां पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल के अंदर में है। सिंगलीला रिज आप लोगों को देखने को मिलेगा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। इसको इंडियन नेशनल पार्क बेसिकली 1992 में बनाया गया। इससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था 1986 तक, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि याद रख सकते हैं। बाकी बताना सारे क्वेश्चन टोटल मिलाकर कितने आप लोग के सही हुए। पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? 2 सही है, गलत कौन सी है? गलत यहां पर ये है बेसिकली जो स्टूडेंट जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे, ये है, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर द, जो बेसिकली मतलब जिनको ऑलरेडी कोई स्कीम मिल रही है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वो एलिजिबल है जिनको स्कीम नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं कि सब एलिजिबल है। 5th शेड्यूल के बारे में बात की थी, तो ओनली 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि बात की जा रही है प्रेसिडेंट के बारे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपावर है, ना कि सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसी के साथ में एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर ओनली 1 सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ओनली 2 सही आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि पानी के बारे में बात की थी, तो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट रहती है ज्यादा पानी की, ऐसा नहीं कि 90 दिनों में हो जाती है। तो 90 दिनों वाली स्टेटमेंट गलत हो गई यहां पर, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर इसके बारे में, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के बारे में। तो ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये यूनेस्को का है ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना आना प्रोटीन बाइंडर को लेकर। नेक्स्ट यहां पर बेकल के बारे में बात की ये बेकल फोर्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसके बेकल फोर्ट के बारे में, तो ये किसका है? ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कंदपा जो डायनेस्टी है उसके द्वारा था, ना कि विजयनगर के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट एक गलत हो गई। इसके बारे में 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो डिसीजन है वो नोट बाइंडिंग है, ना कि बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, जो मैंने डिस्कस किया था। सी साइड का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, यानी कि 48। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। ओ तेरी यार, ये सेव ही नहीं हुआ
चलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उनको बेसिकली पीपीटी में आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसके बेसिस पर आप लोग अपने सेंटेंस फॉर्म जरूर करिएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग सेंटेंस फॉर्म करोगे बिल्कुल, ठीक है। याद रखना उसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने बचना नहीं है, ठीक है। कभी बोलो कि नहीं थे तो छोड़ गया पीछा, ओके। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना। और जो कोर्स के बारे में बात किया आप लोगों से, अगर रियलिटी में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसके बारे में जरूर बताना, उसके बारे में सोचा जाएगा, टीम से डिस्कस किया जाएगा। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप यहां से और एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसके साथ पर कनेक्ट रहिएगा ताकि सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो तब तक ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।